अगर आप एनएस बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में एक डाउट तो हमेशा रहता है कि ये फिजिक्स सब्जेक्ट ले तो लिया, इसे पास कैसे करना है, और अगर पासिंग नहीं तो कैसे मार्क्स अच्छे लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज बताने वाला हूं, कैसे आप इस फिजिक्स सब्जेक्ट को पास करोगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, एक भी टॉपिक एक भी क्वेश्चन को ऐसा हो उसे स्किप मत कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है ना, भौतिक विज्ञान, ये आप प्रीवियस ईयर कर लो, कुछ भी कर लो, होता क्या है ना कि क्वेश्चंस तो हमें लगे लगाए लगते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद पता चलता है अरे भैया ये क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज कर दिया है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज है। 80 मार्क्स का पेपर आता है, 20 का आपका प्रैक्टिकल होता है। ये सिंपल जो है बेसिक नॉलेज सबको पता होगी। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपने देखा 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स में से आपको चाहिए 26 to 27, इतनी आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। अब पासिंग मार्क्स के लिए इतनी चाहिए तो लास्ट के क्वेश्चन अगर हमारे 6 मार्क्स के जो हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं इसी को कर लूँ तो 24 मार्क्स तो मेरे यही आ जाएंगे। चार क्वेश्चन को, बस 4 को मैंने ज्यादा बोला भी नहीं है, अभी 4 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। 4 क्वेश्चन कर लिए तो 24 मार्क्स, एक आध क्वेश्चन तो 1 मार्क्स लगा दो, 2 मार्क्स वाले लगा दो, तो इनको करके आप 30 मार्क्स कर दो। इस तरीके से अगर करोगे ना तो पासिंग मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हाँ एक चीज है कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेंगे वो मैं बताऊंगा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको आज की वीडियो के अंदर मैं स्पेशली बताऊं तो कुछ क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी ले सको। और सिर्फ पासिंग के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने का मतलब होता है कि हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर कुछ नहीं पढ़ा भैया तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन को, अरे भैया तुक्का है ना, तुक्का मार देंगे, ला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो लगा डाला। ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से अटेम्प्ट करो, बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप उसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से कर देते हो ना, अरे भैया टीचर बोलेगा कहाँ से पढ़ के आया बच्चा, अच्छा है ना। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज, ये आपको लॉज दिए हुए, 4 लॉज नीचे लिखे हुए। इलेक्ट्रोस्टेट मतलब क्या होता है, पहली बार हम सुन रहे हैं ये वर्ड तो, इलेक्ट्रोस्टेट इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब। अब इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, और स्टेट मतलब होता है रेस्ट। चार्ज को जब हम रेस्ट पे पढ़ने लग जाए उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेट, और इलेक्ट्रोस्टेट में चार्ज की बात आती है। उसने ऑप्शन दिया है क्या, हमें क्या क्या ऑप्शन दिया देख लो, हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए, याद रखना एलिमिनेट। तो इसने बोला है जो चार्ज पे डिपेंड ना करे वो बदल लो। कुलम्स लो चार्ज पे डिपेंड करता है ना। गॉस लो चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो डिपेंड करते हैं उनको एलिमिनेट करते चलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वर्डी चार्ज है ये, तो चार्ज वर्डी लिखा हुआ है तो इसको भी हटा दो। एंड लास्ट वन आप देखोगे तो यहाँ एम्पियर लॉ, एम्पियर्स लॉ एज अ मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करता है भैया। बायोट सर्वट लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये मैग्नेटिज्म के चैप्टर के अंदर आते हैं। तो ये इस तरीके से याद रखना। क्वेश्चन वीडियो बेशक लंबी हो लेकिन एक क्वेश्चन में आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल बता, एम्पियर सर्किटल लॉ कह लो या एम्पियर्स लॉ कह लो। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, 1 मार्क्स पक्के हो गए, समझ आया। अब देखो मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन पेपर आपको दे दूंगा मैं, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ मैंने हिंट्स आपको प्रोवाइड कर दिया इसके अंदर आपके लिए स्पेशली, कि जिस टाइम पे आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है आप कहीं भूल ना जाओ इस कॉन्सेप्ट को, मैंने इसी में लिख दिया। अब इसको आपको मिल जाएगा और जिस टाइम पे आप कर रहे हो, हाँ ये चीज बताया गया था वीडियो में और ये चीजें हिंट के थ्रू आप सॉल्व कर लोगे। आया ना मजा। चलिए ये भी चीज मैंने पहले ही सोच ली थी और वो आपको प्रोवाइड कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, देन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम इट। क्या बोला मैंने, मैं यहां खड़ा हूं एक पॉइंट, मैं एक पॉइंट हूं और एज अ टेस्ट चार्ज दूसरी पॉइंट पर रखी जाती है, तो एक पॉइंट Q चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं हम कि वर्ड, एक वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल वर्ड कह देते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस। बचपन में हमने पढ़ा था इसके बारे में लेकिन आज बड़े हो गए हैं फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। पोटेंशियल मतलब होता है वी, वी मतलब होता है कि कोई चार्ज को, कोई चार्ज है क्यू, उस चार्ज को एक सम डिस्टेंस मतलब एक इन्फिनिटी से समझ लो लाओगे तो वो होगा पोटेंशियल। और अगर दो हमें डेफिनेट पॉइंट पता हो, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, अगर ये दोनों पता है और इन दोनों के बीच में ही आना जाना हो रहा है, मतलब बगल वाली के घर में और आपकी घर में आना जाना हो रहा है, जब आप पता वाले जगह पे जाओगे तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। और जब आपको नहीं पता कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो तो उस टाइम पे कहते हैं, उस वर्ड को हम कहते हैं पोटेंशियल, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। कुछ सामान लेके चले जाना, ऐसे मत जाना वरना क्या होगा पता ही नहीं है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ये कहते हैं तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला बनता है Q/R।
ये पोटेंशियल का होता है, एनर्जी पोटेंशियल का होता है एनर्जी के लिए। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R²। ठीक है, तो पोटेंशियल और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² के होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। अब इसने देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन में एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। देखो मैं टॉपिक के साथ साथ बताते चल रहा हूँ। यहाँ देखो क्वेश्चन ने कहा है, फर्स्ट पॉइंट कहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अरे ये तो आंसर ही मिल गया पोटेंशियल के बारे में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको एलिमिनेट करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² नहीं हो सकता, भगा डालो। ठीक है, एंड यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नहीं हो सकता, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। तो कभी आपको ऐसा लगे ना कि जिस टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो तो उस कॉन्सेप्ट की जगह पे हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाते, एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते। इसको किया, इसको किया, इसको किया, भाई जो लास्ट में बचा हुआ तो आंसर ही होगा ना। या चारों को मत कर देना कभी एलिमिनेट, कहीं चलो अरे भैया अल्लाह चारों को ही एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार तरीके से होगा, ऑन इंक्रीजिंग, कर दो इंक्रीज भैया टेम्परेचर, है भैया हीट बढ़ा रहे हो, है ना। द रजिस्टिविटी ऑफ अ डैश, क्वेश्चन ने बोला मैं टेम्परेचर को कर देता हूं इंक्रीज, देखते हैं क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। क्वेश्चन ने बोला है अ कंडक्टर डिक्रीज बट डेट ऑफ एन इंसुलेटर इज इंक्रीज, मतलब बात कंडक्टर और इंसुलेटर की बात हो रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा। आइए देखते हैं। अगर आप सभी ने सेमीकंडक्टर पढ़ रखा है, मैंने पहले भी कहा था सेमीकंडक्टर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दी NIOS, क्योंकि NIOS में सबसे वेटेजदार चैप्टर जो होता है बोर्ड के अंदर वो सेमीकंडक्टर होता है। भैया इसको कर डाला ना तो लाइव जिंगल वाला फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो क्या किया जाता है, यहाँ पे हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर एक बैंड थ्योरी है सेमीकंडक्टर के अंदर, किसे क्या कहते हैं हम इसको, बैंड थियोरी। अब ये बैंड थियोरी क्या होती है, हमारी बैंड थियोरी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें होता है, इसे हम कहते हैं बैलेंस बैंड, इसको कहते हैं हम कंडक्शन बैंड। याद रखना जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चली जाती है तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट करे। कंडक्शन मतलब पता है ना आपको, अपने अंदर से करंट को पास करना, अपने अंदर से करंट को पास करना, हीट को पास करना, वो होता है आपका कंडक्टर। तो यहाँ पे बैलेंस बैंड है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखे हुए, ठीक है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था तो रूम टेम्परेचर पे मैंने रखा, उस टाइम पे हीट नहीं है, तो सपोज कि कंडक्टर तो हमेशा कंडक्टर तो करंट को पास करता रहता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया, सेकंड को भेजा, सेकंड भी इलेक्ट्रॉन चला गया, थर्ड भी चला गया, फोर्थ और फिफ्थ वाले ढीठ इंसान जा ही नहीं रहे, है ना। तो हमने कहा, आप क्वेश्चन ने क्या कहा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करो, हमने कर दिया भैया, लाया यहाँ पे चूल्हा लाए और यहाँ लगाया आग, तरीके जाएगा कैसे नहीं, अभी रुको आग लगा देता हूँ, यहाँ से लगा दिया हमने आग, और जैसे ही आग लगाया ये इलेक्ट्रॉन भागे कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्टिविटी हो गई इंक्रीज, मतलब सिग्मा कहते हैं कंडक्टिविटी को, वो हो गई इंक्रीज, कंडक्टिविटी हो गई इंक्रीज, सिग्मा कह दो, है ना। तो कंडक्टिविटी को कर दिया हमने इंक्रीज, जैसे ही कंडक्टिविटी हुई इंक्रीज, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि करंट, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो अपोज करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। अब तो करंट तो फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिक्रीज, रेजिस्टेंस होनी चाहिए डिक्रीज, और रेजिस्टेंस होनी चाहिए डिक्रीज, तो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी उसके साथ ही कर दो भैया, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। ठीक है, तो एज अ टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी जो मटेरियल होती है, मटेरियल वो डिपेंड करती है उसी पे, तो मटेरियल रेजिस्टिविटी जो हो जाती है वो उसके साथ बढ़ जाती है ना। तो ये हुआ, इंक्रीज हो जाती है, कंडीशन ये रखी गई। सेकंड बोला गया इंसुलेटर के केस में, तो इंसुलेटर में कितना भी भैया देते रहो, करंट देते रहो, करंट देते रहो, जितना भी देते रहो, वो तो ना तो कंडक्ट तो करने वाला नहीं है, या कर दे कभी कंडक्ट, लकड़ी में से कभी करंट पास कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो ना, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज। तो कंडक्शन यहाँ पे ये दो चीज तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा कि कंडक्टर डिक्रीज बट द इंसुलेटर इज इंक्रीज, रॉन्ग। ठीक है, सेकंड आपका अ कंडक्टर इज इंक्रीज बट द इंसुलेटर इज डिक्रीज, यस, यही अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना। अब यहाँ पे बोला कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ इंक्रीजेस, लगता नहीं मुझे, है ना, तो भैया मिल तो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का होता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, किसके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, जिसके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वो छोटी से छोटी चीज को भी मेजर कर सकेगा। याद रखना, जो मेजर छोटी से छोटी चीज
को कर सके उसी का रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा। आते हैं देखते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर अच्छा काम करता है, डिटेक्शन कर लेता है करंट का, मान सकते हैं ये हो सकता है, ठीक है। बट इसकी जगह मिली एमीटर दे दिया। मिली एमीटर और एमीटर की बात की जाए, जो ज्यादा वैल्यू को मेजर कर रही है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मतलब एमीटर और मिली एमीटर में अगर बात की जाए तो कौन ज्यादा वैल्यू, छोटी वैल्यू को मेजर कर रहा है, मिली एमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस है ज्यादा, ठीक। लेकिन इसकी जगह दोबारा मैं गैल्वेनोमीटर को लेके आ गया, तो गैल्वेनोमीटर इससे भी छोटी चीजों को मेजर कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया और ज्यादा। लेकिन भैया आप क्या बात करते हो, इससे भी ज्यादा हमने बोला ये डी वाला। डी क्या है हमारा, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, तो ऑलवेज याद रखना वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होने के कारण ये छोटी से छोटी चीज़ों को भी मेजर कर सकता है। और इससे भी खतरनाक जो होता है वो पोटेंशियोमीटर होता है, इससे भी छोटी छोटी चीज़ों को भी मेजर कर पाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। इसने बोला एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन का लोएस्ट स्टेट एनर्जी पे कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कौन कौन जाता है ये बताओ मेरे को। एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एल होता है, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर का एक फॉर्मूला होता है, एक होता है NH/2 NH/2 होता है। अब एम वी आर की बात करें तो ये हमारा एम वी आर का कोई काम नहीं है, ऐसा ऑप्शन को देख लेते हैं पहले, NH/2 है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H/2, यहाँ H/π, यहाँ पे आपका 3H/2, यहाँ पे है 2H/π। तो चारों में से हमारा MVR में तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा, तो MVR का हमारा दोनों फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले, तो हम एक फॉर्मूले को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा L इज टू आ गया NH/2। हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट पे तो N की वैल्यू क्या हो जाती है वहाँ पे 1, जैसे ही 1 रखोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा H/2। क्या ऑप्शन में है H/2? देख लेते हैं है कि नहीं, होगा तो होगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता, फर्स्ट ही ऑप्शन है, क्या बात है, हो गया राइट। कैसा लगा, मजा आया? चलो और देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ गए। अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन क्या भैया, ये बोलता है मूविंग मास ऑफ एन फोटोन। अब भैया देखो मैं तेजी क्यों लेके चल रहा हूँ, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, थोड़ा उसमें लेके आप भी बताओ, आपको पता है तो इसका आंसर, ये PDF आपको मिल गई है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके आंसर्स भी आपको मिल गए होंगे, आंसर्स की भी लिंक मिल गई होगी, उस पर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे कैसे आंसर है, उसमें लिखा हुआ है कि पेपर में किस तरीके से लिख के आना, यहाँ मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, समझे। क्या है, मूविंग मास ऑफ एन फोटोन इज ए गिवन बाय, याद रखना कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो तो मिल जाएगा, वो तो कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ गए तो वो कभी नहीं भूलोगे। फोटोन का मास किससे मेजर किया जाता है, याद है किसकी, आइंस्टाइन की मास और एनर्जी का रिलेशन फॉर्मूला, क्योंकि मास उसी से निकलता है, कभी भी याद रखना। तो E क्या होता है हमारा, mc² होता है, E mc², आइंस्टाइन का फॉर्मूला है। अब E mc² होता है, हमने क्या निकाला, हमें मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए हमने कर दिया E/c²। अब एनर्जी, आप एनर्जी भी जानते हो, एनर्जी क्या होता है आपका, hν, जानते हो कि नहीं जानते हो। फोटोन की एनर्जी, कभी भी कोई मेटल के ऊपर जब लगा रहे हो, मेटल के ऊपर जब फोटोन आती है तो फोटोन कितने एनर्जी के बराबर अपनी इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन करती है, तो इलेक्ट्रॉन hν के बराबर करती है, तो hν को उसने इजेक्ट कर दिया, इजेक्ट करते ही hν आया, तो एनर्जी की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, hν/c² आ गया। बट यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या, हम जानते हैं कि अगर एनर्जी की बात की जाए तो वो hc/λ के बराबर होता है, एनर्जी है कि हमारा hc/hc/λ के भी बराबर होता है। अब इससे क्या पता चला कि न्यू जो है हमारा वो c/λ के बराबर है, इससे क्या पता चला कि c जो है हमारा लैम्डा न्यू के बराबर है। अरे भैया ये सारे फॉर्मूले के रिलेशन है, फॉर्मूले के रिलेशन याद रखना, माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा तो हर चीज काम करता जाएगा। अब क्या बोला मैंने, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया hc/λ और c² और है, एक c से इस c को उड़ा दिया तो आया h/λc, बन गया ना आंसर। अब h/λc देख लो ऑप्शन में है क्या कहीं, भैया देख लीजिए कितने बड़े में लिखा हुआ है h/λc, बैच खा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th वाला। 7 देखो तो 1 मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, बोलूँ तो मैं ले सकते हो 10 मार्क्स पूरे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर लो तो उससे आपको माइंड सेट ऐसा बैठ जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से हो रहा है तो ऐसा भी आ गया तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको 1 ईयर करवा रहा हूँ, ऐसे मैं 3 ईयर के करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए इसकी, ठीक है, मैं आपको पूरा प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक। अब यहाँ हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, अब रेडियो एक्टिविटी पे आया हुआ है, ठीक है। एलिमेंट इज 8 days,
एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ पीरियड आपको 8 दिन दे रखा है, मतलब 8 दिन में टोटल एलिमेंट जो है उसका आधा जो है वो डीके हो जाता है। ठीक है, इसने ये कहा है इन हाउ मच टाइम विल इट्स मास रिड्यूस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सपोज करो कि आपका एक ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर जो आपके एलिमेंट रखे हुए, सपोज इतने एलिमेंट रखे हुए, 4 हो गए 9 10 कर देते हैं ना पूरे, है ना। तो इसने ये कहा कि इसके अंदर जो रखे हुए हैं ना वो 8 डेज के अंदर मैंने देखा तो 8 डेज के अंदर इसमें से 5 जो थे 5 वो डीके हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, बचे ओनली 5 है। अब ये जो 5 बचे हैं ना, तो इसने बोला कि ये पूरा का पूरा उसका 1/8 भाग रिड्यूस, ओरिजिनल का 1/8 भाग कितने टाइम में रिड्यूस हो जाएगा, 1/8 कितने टाइम में रिड्यूस हो जाएगा, ये पूछा हुआ है। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, कौन सा, और वो फॉर्मूले का नाम है रेडियो एक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है n=n0 e⁻λt/t हाफ लाइफ पीरियड, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, उसने बोला कि ओरिजिनल वैल्यू का 1/8 हो जाना चाहिए, तो ओरिजिनल वैल्यू है n0, उसका 1/8 कर दिया, तो ये आपको रेडियो एक्टिविटी का जो डीके होने के बाद है। तो डीके होने के एट द टाइम टी पे हमारा डीके जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है, तो वो होता है n0/8 n0 है e⁻λ की वैल्यू क्या है आपकी, लैम्डा की वैल्यू 0.693 है, 693, और टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, वैल्यू हमें निकालनी है। हम लेते हैं किसका, हाफ लाइफ पीरियड आपका 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, n0 से n0 को पहले उड़ा देता हूँ। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे e है, तो ऐसे लिखते हैं पहले, सपोज कि इसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको 1/8 है, ई रेस पर उस साइड है, तो मैं यहाँ लेके चलता हूँ एक बार नोट पे, यहाँ लिख दिया मैंने 1/8 है मेरा, इजिकल्स टू मैं यहाँ लेके आ गया तो ई रेस पर माइनस में 0.693 लिखा हुआ है, इंटू में टी लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय में 8 लिखा। वो कभी भी एक्सपोनेंशियल उधर जाता है तो लॉगरिथम लेके आता है, और लॉगरिथम को 1/8 में आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो वो इसको भी उल्टा कर देगा, तो ये लॉगरिथम इधर तो जाएगा, लेन में जाएगा, बट ये 1/8 जो है 8 को उल्टा कर देगा, तो यहाँ पे 8 बन जाएगा और इजिकल्स टू 0.693 इंटू में टी आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो log ln 8 की वैल्यू आप लिख दोगे, मल्टीप्लाई 8 एंड डिवाइडेड बाय कितने आ जाएगा 0.693 एंड इजिकल्स टू टी आके जो भी आएगा सॉल्यूशन करके 24 आपका आंसर आने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 था आपका, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज, बहुत ज्यादा हैवी वाटर, एज हैवी वाटर के रूप में कहा जाता है तो H2O2 को कहा जाता है, हैवी वाटर के रूप में H2O2, ऐसे H2O हम पीते हैं, हैवी वाटर है तो H2O2। क्यों यूज किया जाता है H2O2 को, तो हम कहते हैं इनहेंस द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, मतलब और ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए, ना भैया ना, जितना तेज चल रहा है उसको उतना ही चल लेने दो, और ज्यादा बड़ा हो तो कहीं ना मशीन को ही तोड़ के बाहर भाग जाए, है ना, ये चीज ना हो जाए। सेकंड है हमारा रिड्यूस द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, इसको स्पीड को कम करने के लिए हैवी वाटर का यूज किया जाता है। 9th वाला आया हुआ है इन अ पीएन जंक्शन डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, द डिप्लीशन रिएक्शन हैज हायर रेजिस्टेंस बिकॉज इट कंटेन्स, अब पहले पीएन जंक्शन आपको पता है क्या है, वही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे। अब देखो ये रहा, ये बना दिया एक मैंने P और N, ठीक है, तो एक ही में दोनों बन जाते हैं, इसको मैं बना देता हूँ P और इसको बना देता हूँ मैंने N, मतलब होता है नेगेटिव। अब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद रखना, N मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब कि इसमें एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली रहेगा, और खाली मतलब 14 में 15 ग्रुप के एलिमेंट को डॉप कर दो तो वो खाली रहेगा, है ना। तो हम कहेंगे 14 ग्रुप में जब 15 ग्रुप के एलिमेंट को डॉप कर दिया जाए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, खाली, इसलिए N जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। P में 13 ग्रुप के एलिमेंट को मिलाया जाता है तो इसमें होल्स जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसलिए कहते हैं होल्स इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन अ P, होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं, ठीक है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं ये होल्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनकी फ्लो की वजह से एक चार्ज जो होते हैं, यहाँ पे चार्ज का एक इमोबाइल चार्ज का एक रीजन होता है, उस रीजन को हम क्या देते हैं, डिप्लीशन रीजन। क्या कह देते हैं हम, डिप्लीशन रीजन। और ये डिप्लीशन रीजन इमोबाइल चार्ज कैरियर को कंटेन करता है, वो कभी कभी घूम नहीं सकते, वो फिक्स रहते हैं,
ठीक है, वो इमोबाइल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो चार्ज होती है ये चार्ज कैरियर की वजह से, और ये चार्ज कैरियर इमोबाइल है इसलिए नो चार्ज कैरियर में लिया जाता है। ये तो फ्लो कर सकती है लेकिन ये फ्लो नहीं कर सकती है, तो ये नो चार्ज कैरियर के अंदर आ जाते हैं। ये डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन में होता है वो आपके चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपका 9th एंड देन 10th पे आ जाते हैं हम। 10th क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है आपका, ये भी सेमीकंडक्टर से। क्या बात है, सेमीकंडक्टर ने तो लगा रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल, और तरीके घर का भी गेट होता है, आपका खिड़की की भी गेट होती है। अरे भैया ये कौन सा गेट देख रहे हो आप, यूनिवर्सल गेट। और गेट के नाम भी क्या है, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट। इंडिया गेट भी डाल देता, मजा आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये सारे बेसिक गेट होते हैं। लेकिन एक ऐसा गेट है, और वो गेट का नाम क्या है, एक है तो नैंड गेट और एक है आपका नॉर गेट। ये दो ऐसे गेट है जिनका यूज करके ना आप एंड भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो, नॉट भी बना सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों गेट को हम यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। इसमें देख लेते हैं इनमें से कौन से हैं, नॉर है या नैंड है। तो नैंड दे रखा है तो समझ लो नैंड इज यूनिवर्सल गेट। हमारे जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो हो गए खत्म। अब शुरू होता है हमारा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। राइट 2 पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अरे ये रदरफोर्ड भैया हमेशा आ जाता है ज्यादातर केस में, ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में देखो तो ये रदरफोर्ड भैया हमेशा दिखेंगे आपको। इनके पोस्टुलेट्स पूछ रहे हैं। अब भैया अच्छाइयाँ पूछ रही है, कमियाँ कोई पूछेगा थोड़ी ना, कमियाँ कौन पूछेगा। अच्छाइयाँ पूछ रहे हैं, इनकी अच्छाइयाँ कहती पोस्टुलेट्स क्या थे, तो हमने कह दिया इनकी पोस्टुलेट। इन्होंने एक चीज बहुत ही अच्छी बात कही जाए तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस, जिसको हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक। हाँ, पोस्टुलेट में सिंपल सी बात है ये कही गई थी कि इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया था, अल्फा रेज का, मतलब उनको बम्बार्डमेंट करवा दी, बम फेंक मारा इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। जैसे ही बम फेंक मारा, यहाँ से बम फेंका, अब बम फेंकोगा तो भैया सामने वाला तो डरेगा ना। अब डरे, यहाँ से जब बम्बार्डमेंट हुई तो बहुत सारे रेस जो थे इसमें से सीधे जा रहे थे। तो हमने कहा मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का वो आपका फ्री स्पेस है, मतलब खाली, कोई जगह उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज को वो डेविएट करे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पता चला। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का वो आपका क्या है, फ्री स्पेस है। सेकंड केस में देखा गया एक रे आई और भैया डर के भाग गई, और डर के भागी तो हमने बोला कुछ तो है गड़बड़, ये हिली कैसे, और डेविएट कुछ एंगल पे हो गई। तो डेविएट जब कुछ एंगल पे हुई तो हमने कहा कुछ पॉजिटिव पार्ट चार्ज होगा तभी तो ये डेविएट हुई है। कुछ एंगल पे डेविएट हुई, फिर कुछ एंगल पे ऐसे डेविएट हो रही थी, तो हमने कहा कुछ पार्ट तो ऐसा दिखा। एंड हद तो जब हो गई जब एक पार्टिकल ऐसे जाता है, ये पार्टिकल बिल्कुल वापिस उसी लाइन में चला जाता है, मतलब ऐसे गया और वापिस इसी लाइन पे आ गया। पूरे एटम का जो मास है वो एक छोटे से स्पेस में कवर्ड है, और वो छोटे से स्पेस का नाम इन्होंने न्यूक्लियस कह दिया। तो यही पोस्टुलेट्स थी इनकी। ठीक है, अच्छाइयाँ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ये है, और कुछ जो पूरे एटम का मास है वो छोटे से स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड है ना। तो एंगल का यही चीज़ इन्होंने पोस्टुलेट बताई। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपको समझ आ गया, तो सब कुछ समझ आ गया। न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्हीं ने की थी। इनके साथ और भी इनके दो वो भी थे, असिस्टेंट भी थे, ठीक है, उनका नाम हम नहीं कहते, रदरफोर्ड का नाम लिया जाता है। भैया जिन्होंने किया उनका नाम लेंगे, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट वन, 12 पे आते हैं। 12 है a body of a mass m is thrown vertically up with a velocity v। मैंने एक बॉडी ली और उस बॉडी को ऊपर फेंक दिया, वर्टिकली थ्रो कर दिया, बॉल को फेंक दो ऊपर, ठीक है, वेलोसिटी v से एंड मास उसका m है। इट रिटर्न्स बैक टू द थ्रोअर विद द सेम वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ऊपर गया उसी वेलोसिटी से नीचे आया। कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस इसने कहा क्या, द चेंज इन मोमेंटम। आओ चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को ही देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इसको हम थोड़ा उड़ा दे, चलो नेक्स्ट पेज ही ले लेते, छोड़ो ना, हमारे पास पेज तो बहुत सारा है। हमने कहा कि कोई एक थ्रोअर है, उसने बॉल को ऊपर की ओर फेंका वेलोसिटी v से, उसकी ऊपर की वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, है ना, और वेलोसिटी v से ऊपर जा रही है एंड मास उसका क्या है, m है, ठीक है, मास उसका m, और उसके साथ वो जा रही है। तो हमने कह दिया देन द मोमेंटम ऑफ, इनिशियल मोमेंटम ले लेता हूँ इसको, और मोमेंटम क्या होता है mv, तो पॉजिटिव mv हो जाएगा, और हमने ले लिया इनिशियल मोमेंटम, फर्स्ट केस में mv आया।
देन बॉल ऊपर गई होगी, एंड एक टाइम ऐसा आया होगा जो बॉल का जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो गई होगी। वेलोसिटी जीरो होने के बाद उसका मोमेंटम फिर चेंज हुआ होगा नीचे आने के लिए। एट द टाइम वो एक रीच कर गई होगी, उसके बाद वो बिल्कुल रुक गई होगी, देन वेलोसिटी जीरो हो गया होगा, फिर वो नीचे आना शुरू हुआ होगा, तो मोमेंटम उसका इंक्रीज होना शुरू हो गया होगा। और इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी सेम कही गई है, तो वापिस आने वाली वेलोसिटी को हम नेगेटिव ले लेते हैं, और इसके मास को तो हम एम ही ले सकते हैं, मास तो हमारा। तो इसके मोमेंटम की बात करूँ, जो फाइनल मोमेंटम की बात करूँगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी होता है, और वी की वैल्यू इस बार क्या है, माइनस में, तो हम लेंगे माइनस में एम वी फाइनल हो गया। अब मैं कहूँ चेंज इन मोमेंटम की बात की जाए, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल। अब पी फाइनल की तो वैल्यू हमारे को माइनस एम वी दिख रही है, और इनिशियल की वैल्यू हमें एम वी दिख रही है, दोनों को एडअप किया जाए तो माइनस में 2 एम वी दिख जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। फर्स्ट केस में उसने यही कहा था कि चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो द चेंज इन मोमेंटम हमारा माइनस 2 एम वी आ गया। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम हो रहा है इन दी अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है ये चीज़। सेकंड केस कह रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, कोई चेंज होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी में, तो जिस मैग्नीट्यूड से ऊपर जा रहा है उसी मैग्नीट्यूड से नीचे आएगा, बस डायरेक्शन चेंज हुई है, तो मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए, क्या बात है, समझ आया, तो मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, मोमेंटम वेलोसिटी चेंज करते तो कुछ कह सकते थे, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, सेम वेलोसिटी है। Then 13 question में distinguish between the internal energy and the heat energy of the body। ये इंटरनल एनर्जी एंड हीट एनर्जी क्या होता है भैया, इंटरनल एनर्जी अपने अंदर की एनर्जी, अपने अंदर की पावर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम, यही कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी को। हीट एनर्जी तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर, है ना, और वो किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। सीधी बात में हम कहें तो पानी जो फ्लो करता है, वाटर जब फ्लो करता है, अपने पाइप में से पानी को फ्लो करवाया कभी, कभी प्रेशर देखना, टूटी में प्रेशर कम आ रही होगी तो, और पाइप को आप उठा के रखो तो उसमें से पानी बाहर नहीं आता, क्यों, क्योंकि हायर प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो पूरा इक्वल नहीं बन पाता, जिसके कारण से पाइप में से पानी नहीं निकल पाता, इसीलिए हम पाइप को नीचे ले जाते हैं और फिर पानी को निकालते हैं। सेकंड केस यहाँ पे यही होता है, टेम्परेचर को भी जो हीट भी ट्रांसफर होता है तो उसके लिए डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफर होती है। तो हीट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डिफरेंस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी, एज अ सिस्टम कह सकते हो, जो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर की जाती है उसी को कहते हैं हम एनर्जी। के बाद देन आप 14 क्वेश्चन पे आता है, तो 14 क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वन एग्जांपल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और वो क्या है आपका वन एग्जांपल। सबसे पहला पूछ रहा है ट्रांसवर्स वेव का, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का पूछ तो रहा है, लेकिन बोल रहा है जो कि हम सिर्फ सेंस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सेंस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होता है, ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव तो जानते होंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो वो कहलाता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स आगे पीछे, लॉन्गिट्यूडनल मीन पोजीशन से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे फ्लो को कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनके एग्जांपल्स क्या है, तो आपको डायरेक्ट ट्रांसवर्स वेव के तो डायरेक्ट दिख जाते हैं आपको, ईएमडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपका एक्स रे, वाई रे, जो सारे रे कहलाते हैं, विजिबल रे, सभी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही आपका आ जाता है ये, ठीक है, लक्स जी, LUX जी, ठीक है, तो ये आपका लक्स जी हो गया, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, ठीक है, लाइट वेव, तो जो भी आएंगे वो सारे के सारे ट्रांसवर्स वेव के अंदर आ जाते हैं। ओशियन वेव को देख लो, ओशियन में जो वेव्स निकलते हैं वो भी आपके ट्रांसवर्स हो गए। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंडीशन रख दिया इसने कि जो आप सेंस बस लगता है, महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे देख नहीं सकते। और ऐसा वेव कौन सा होता है, साउंड वेव। साउंड वेव, आपको गाने की आवाज सुनाई दे रही है, सेंस कर रहे हो, देखते नहीं रहे हो, ओ ये आ रहा है मेरे पास आवाज आ रहा है, ये देखो आवाज ऐसे आ रहा है, ऐसे ये घूम घूम के आ रहा है भैया,
तो ऐसी केस नहीं होती, हमें दिखता नहीं है। हाँ लाइट वेव देखोगे तो लाइट वेव आपको कैसे लाइट की वेव आ रही होती है, और आप टिंडल इफेक्ट के बारे में सब जानते हैं कि सनलाइट से आ रही होती है, और आपके घर में कोई छोटा सा होल है, वहाँ से सनलाइट अगर आ रही है तो वो अंदर आती है, और उससे जो पार्टिकल्स होते हैं उससे टकरा के वो चारों ओर फैल जाती है, और फैल के वो जब हमारे आंखों तक पहुँचती है तो आंखों से हम जब उसके पाथ को देख पाते हैं तो हमें लाइट वेव जो होती है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन साउंड वेव आपको नहीं दिखेगी, कि मैंने बोला तो मेरे आसपास के पार्टिकल जो थे, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है वो वाइब्रेट हुए, और ये नहीं होता वाइब्रेट हुए तो वो वाइब्रेट ही आपके कान में चला गया, ऐसा नहीं। क्या होता है कि एक पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट हुआ तो ये आपका मोशन करेगा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, इस तरीके से मोशन करेगा। तो ये ऊपर गया तो ये आगे वाले को क्या कर देगा, वाइब्रेट, और पीछे आया एंड देन मीन पोजीशन पे आके बैठ गया, तो ये अपने आगे वाले को वाइब्रेट करेगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है मोर फ्रीक्वेंट हो रहा होता है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि साउंड वेव किस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव आपका इसका एग्जाम्पल हो जाता है, दोनों का एग्जाम्पल आपको पता चल गए। देन आपका नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख रहे हो कितने इजी आ रखे हैं, मजेदार। 1 मार्क्स वालों से तो बहुत इजी है। आओ देखते हैं। हाउ विल एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव्स व्हेन इन प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दे तो उस टाइम पे वो कैसे बिहेव करेगा, पागलों की तरह बिहेव तरीके। देखो क्या कहा हमने कि यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने इसमें क्या कर दिया, डाइपोल रख दिया। और डाइपोल कैसा होता है, सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इसको मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डाइपोल रख दिया। और डाइपोल ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ अभी मैं, लेकिन इसने नॉन यूनिफॉर्म की बात की है, यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, सपोज यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है वो EQ लग रहा होता है पॉजिटिव में, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है EQ लग रहा होता है नेगेटिव में। तो दोनों का जब आप फोर्स निकालते हो ना, टोटल फोर्स F1 प्लस में F2, तो वो आपका EQ माइनस EQ हो जाता है, एंड जो टोटल फोर्स F नेट लग रहा होता है वो आपको 0 लग रहा होता है। और 0 लगने के केस में ये कपल्स फॉर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कपल्स फॉर्म कर देते हैं। और कपल की केस में जब ऐसा कपल फॉर्म हो जाता है तो उस टाइम पे जो फोर्स होती है वो कभी भी आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं लगती, वो रोटेशनल फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है। जब भी कपल फॉर्म होगा तो वो रोटेट करना स्टार्ट होगा। तो ये बॉडी क्या होगी, एट एन एंगल थीटा पे, सपोज करो कि ये एक एंगल थीटा है, इस थीटा एंगल पे ये रोटेट करेगी और ये यहाँ से अब यहाँ पहुँच जाएगी, क्या कर जाएगी, रोटेट करेगी, और अब ये एंगल थीटा बन जाएगा। तो थीटा एंगल पे इसने क्या किया, रोटेट, और ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, तो एज अ टॉर्क लगना स्टार्ट हो गया। क्या, ताऊ जी आ जाओ, टॉर्क लगेगा, टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क लगा, ये यूनिफॉर्म की बात हुई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे नॉन यूनिफॉर्म में रख दूँ, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म में, तो नॉन यूनिफॉर्म में भी कभी कभी केस ऐसा बनता है कि वहाँ भी यूनिफॉर्म की केस तो बनती है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, वहाँ पे लगेगा तो वहाँ पे टॉर्क भी लगेगा, एंड अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फोर्स लगेगा। तो बहुत केसेस बन जाते हैं वहाँ पे कि टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जिस टाइम पे फोर्स इक्वल नहीं है, कपल नहीं फॉर्म होगा, तो उस टाइम पे फोर्स लगेगा। तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर फोर्स भी लग रहा है एंड टॉर्क भी लग रहा है। 15 के बाद देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी गैसेस नॉट शो डिस्पर्जन विद द व्हाइट लाइट। अब ये डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है भैया, कौन हो जानता है भैया, जल्दी से बताओ, कमेंट करके, कमेंट करके। ये डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन कहने का मतलब होता है, डिस्पर्जन का मतलब कि व्हेन व्हाइट लाइट को जब हम एक प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और इस फॉर्म में स्प्लिटिंग को एंड इस 7 कलर के डिवाइडिंग रूल को ही हम क्या कहने लग जाते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और वो 7 कलर कौन कौन से भैया, कहते हैं विबग्योर, ये 7 कलर होते हैं। और ऐसा देखा जाए तो मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन V नीचे होता है, R ऊपर होता है, ठीक है। V नीचे होता है, R ऊपर होता है, नीचे से ऊपर की ओर ये विबग्योर होता है। तो इस तरीके से ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है कि जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से निकालते हैं 7 लगातार कलरों में वो स्प्लिट हो जाता है, और वो सभी लगातार कलर विबग्योर है, इसी को हम
डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अब डिस्पर्जन की बात तो हो गई कि ये चीज़, लेकिन प्रिज्म से निकाला है हमने, लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि हमें ऑर्डिनरी गैसेस से निकालनी है, और ऑर्डिनरी गैसेस आपके डिस्पर्जन शो नहीं करते। क्यों? इसका जवाब दो। तो आप बताओगे? जल्दी से बताना, कमेंट करेंगे। याद रखना कि क्या किया जाता है जब लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट को न्यूटन जी ने इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, ठीक है। व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से निकालते हैं तो प्रिज्म एक तरह का प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एज अ 1.5 के आसपास हम लेके चलते हैं प्रिज्म का ग्लास के रूप में ही, ठीक है, 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई कह सकते हो इसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से व्हाइट लाइट की जो आपकी वेवलेंथ जाती है, लैम्डा कहते हैं हम जिसे, ठीक है, समझना इस तरीके से। तो लैम्डा जो होता है वो आपका एज अ 380 से बोलते हैं, लेकिन मैं आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहा हूँ 400 से 750 के आसपास। इतने में वेवलेंथ उनके लाई करते हैं नैनोमीटर में, ठीक है, इतने में ही इन्हीं के बीच में रहते हैं। तो जब इनके बीच में, तो ये इनका ये जो प्रिज्म होता है उसका मटेरियल इस टाइप का होता है कि व्हाइट लाइट को, जैसे ही व्हाइट लाइट जाती है ना, तो उसको जितने वेवलेंथ वाले हैं उनको क्या करता जाता है, स्प्लिट करता जाता है एंड 7 कलर में उसको बना देता है। लेकिन ऑर्डिनरी गैस जो होती है वो एक तरह का मटेरियल नहीं है। तो ऑर्डिनरी गैस क्या है? गैस एक तरह का है, सपोज उसका लोग, ये गैस चल रही है यहाँ पे व्हाइट लाइट मारता हूँ तो यहाँ पे क्या रेनबो बनता है? नहीं, है ना। तो ऑर्डिनरी गैस की बात आई, तो ऑर्डिनरी गैस जब हम डालते हैं तो गैस जो होती है वो, इसकी वेवलेंथ रेंज जो है, वेवलेंथ रेंज ये बहुत ज़्यादा मिनिमम है, बहुत ज़्यादा मिनिमम। व्हाइट लाइट की वेवलेंथ जो देखो तो 400 से 700 के बीच में ही सातों के सातों कलर मिल गए। अब ये सातों कलर कैसे डिस्पर्जन होगा, कैसे? ऑर्डिनरी, यहाँ तो मटेरियल के हिसाब से वो डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑर्डिनरी गैस का जो मटेरियल होता है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर पाता है, स्प्लिट नहीं कर पाता है। तो ऑर्डिनरी गैस ये मिनिमम वेवलेंथ के कारण वो उसको डिस्पर्जन शो नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ का मटेरियल एज अ टाइप नहीं है, एज अ गैस टाइप है, ये मटेरियल टाइप है। और मटेरियल जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण वो आपका वो हो जाता है। तो स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग कह लो या डिस्पर्जन कह लो, उसके भी लॉ होते हैं। कॉचीज लॉ के अकॉर्डिंग वो आपका, कॉचीज लॉ कहते हैं, कॉचीज लॉ, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, स्प्लिट होता है 7 कलरों में, है ना। तो कॉचीज लॉ आपका कह जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4 के हिसाब से होता है, 4 के हिसाब से। तो कॉचीज लॉ इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन कॉचीज लॉ का यहाँ छोड़ दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लैम्डा, यहाँ पे तो ऑर्डिनरी गैस में तो इसका तो कोई काम ही नहीं होगा, तो इसलिए वो डिस्पर्जन शो नहीं कर पाती एज कम्पेयर टू प्रिज्म के, ठीक है। 16 के बाद 17 में आ जाते हो। तो 17 क्वेश्चन है, वाइल सिटिंग इन योर रूम, घर में बैठे हुए हो आराम से, अरे भैया कुछ काम कर लो, है ना। यू कैन हियर द साउंड ऑफ अ हॉर्न ब्लोन बट डू नॉट रिसीव द लाइट ऑफ द लैम्प लिट ऑन द रोड साइड, वाई। देखो मेरे को क्या पता चला, मैं घर में बैठा हुआ हूँ, लेकिन बाहर कोई एक बजाते हैं ना, बेबात के भी हॉर्न बजाते रहते हैं, वो हॉर्न बजा रहा है लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों तक आ रही है। लेकिन जो वहाँ जो लाइट जल रही है रोड के साइड में, जो लाइट जल रही है लैंप की कोई भी, वो लाइट जो हो रही है मेरे आंखों तक नहीं पता चल रहा। क्यों? इसके लिए एक ही पॉइंट है, और वो पॉइंट का नाम है डॉपलर इफेक्ट। इस इफेक्ट के बारे में अगर आपने समझ लिया तो इस क्वेश्चन को तो आप यूं लगा डालोगे। और डॉपलर इफेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कह सकते हो कि एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में आता ही आता है, डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट छोटा सा टॉपिक है, तो मैं उससे चाहूँगा कि डॉपलर इफेक्ट को मैं एक छोटा सा अलग से वीडियो उसको समझाऊँ आपको। तो ये इतना पता चल गया ना कि डॉपलर इफेक्ट पे बेस एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसमें आप ये भी क्वेश्चन कर लोगे, और उस डॉपलर इफेक्ट पे बेस और भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसे भी आप लगा डालोगे। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखोगे, ठीक है। बता दिया मैंने क्या करना है, डॉपलर इफेक्ट का यूज होगा, आगे आप बताओ, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। 18 क्वेश्चन है, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही है, शक्ति आ रही है ना, शक्ति आ रही है, वो अपनी एनर्जी कितनी लेके आ रही है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। आर इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक ब्लॉक के ऊपर डाल दिया। ऑफ अ वर्क फंक्शन इज 2.3 इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन मतलब जानते हो, वर्क फंक्शन मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी इतनी तो दे ही दो कि उस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाए, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी इतनी तो दे ही दो कि उसमें से 2.3 इलेक्ट्रॉन, वो जो वोल्ट जो है मिनिमम एनर्जी है, इतनी मिल जाएगी तो वहाँ से वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। और जो फोटोन के पास एनर्जी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इमिटेड
फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब मेटल सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उसके बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो हम लेते हैं किसके बराबर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी जो होती है, फोटोन की एनर्जी एंड माइनस में आपका वर्क फंक्शन के बराबर होता है, वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² आता है। और यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको 2.3 दी हुई है। तो इन दोनों को अगर माइनस कर देते हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको 2.7, जो बची हुई एनर्जी आई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.7, इससे वो इलेक्ट्रॉन भागेगा। अब देखो कहने का मतलब ये है ना कि 2.3 तो वो उसमें दे देगा ताकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा 2.3 तो वो वहाँ पे खराब कराया चुका है, उसके पास बचा हुआ कितना है? 5 में से 2.3 गया तो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसके पास बची हुई है, उसे जूल में कन्वर्ट कर सकते हो एंड उस एनर्जी से वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो भागना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन की अगर बात करें हम, वाटर को फ्लो करवाया गया थ्रू अ पाइप ऑफ अ बेरिंग बोर। If the velocity of a flow of water is 2 meter per second where its diameter is 0.2 meter, find the velocity of water where its diameter is 0.1 meter। कहने का मतलब है देखो यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर की बात की जाती है, मतलब फ्लो ऑफ वाटर कहाँ से आपका आया? तो फ्लूइडिटी में से आया। फ्लूइडिटी कहाँ से आई? तो आपका फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से आई, और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से आया है तो वहाँ पे आपको मज़ेदार कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। आइए देखो मज़ेदार कॉन्सेप्ट में आपका एक बर्नौलीज थ्योरम भी आप जानते हो, वो टाइप बना दिया। यहाँ से पानी को एंटर करो, यहाँ से पानी को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो पानी को एंटर अभी यहाँ से कर देते, बाहर यहाँ से निकाल देंगे, है ना। एंटरिंग का जो डायमीटर दिया हुआ है और ये इसका डायमीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। यहाँ की वेलोसिटी हमें पता है v1, यहाँ की वेलोसिटी हमें नहीं पता है v2, ठीक है। अब देखते हैं रेडियस डायमीटर कितना दिया हुआ है। एंड फर्स्ट केस में डायमीटर दिया हुआ है 0.2 एंड सेकंड केस में डायमीटर दिया हुआ है आपको 0.1, तो 0.2 0.1। तो इस केस में दिया हुआ है डायमीटर 0.2, तो r1 हम ले लेते हैं 0.1 मीटर, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, रेडियस बन गया। एंड यहाँ का केस में जो रेडियस दिया हुआ है r2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 0.1, तो इसको डिवाइड कर तो 0.05 मीटर आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे कभी वाटर फ्लो कर रहा हो ना एंड देन आपको वेलोसिटी पूछा हो तो वेलोसिटी और एरिया के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब एरिया आप निकाल लो, इस जगह की एरिया a1 ले लो, इस जगह के एरिया को a2 ले लो। और एरिया निकालने के लिए सर्कल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता होता है, पाई r1 का स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ के एरिया को निकालोगे तो आपका आ जाएगा पाई r2 का स्क्वायर आ जाएगा, खत्म, ठीक है। अब यहाँ से पाई और पाई तो उड़ ही जाएगा, तो आपको निकालने के पाई को तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, पाई से पाई उड़ जाएगा। बच गया आर की वैल्यू, तो r2 की वैल्यू आपको पता है 0.05 आ गई, का होल स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी v2 आपको निकालना ही है एंड यहाँ पे आपका पाई से पाई गया, r1 की वैल्यू आकर देखते हो तो 0.1 का होल स्क्वायर आ जाएगा r1। एंड v1 की बात करो तो इसकी वेलोसिटी मैंने रख दी 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 2 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे मैंने 2 मीटर पर सेकंड रखा, 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे ये आ गया वेलोसिटी की वैल्यू। तो यहाँ पे रख रहे थे ना हम, यहाँ पे मैंने 2 और रख दिया, जैसे ये आया। अब यहाँ से r2 की हमें वैल्यू, r2 क्या v2 लिखा हुआ है, ये v2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 0.1 इंटू में 0.1 आ जाएगा, इंटू में 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में देखा जाए तो ये आ जाएगा। और ये कितना है 0.05 इंटू में 0.05। अब देखा जाए तो 5 और 5 रखते हैं, 2 0 2 0, तो यहाँ पे 10⁻⁴ ऊपर लगा देता हूँ मैं, और 5 से देखा जाए 5 और 10⁻² नीचे लगा देता हूँ, पॉइंट हटाने के लिए। बस ऊपर के पॉइंट हट गए, नीचे के पॉइंट हट गए, नीचे आपका 25 बच गया, ऊपर आपका ओनली 2 बच गया। 10⁻² से इसको काट देते हो 10⁻² बच जाएगा, तो ऊपर बच गया आपका 2, नीचे बच गया आपका 25। तो 2/25 इंटू में 10⁻², और 10⁻² मतलब 100 को आप 25 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4, और 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है। तो इतनी वेलोसिटी पानी एग्जिट करेगी, भागेगी। चलो भैया भागो 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 भागो। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने के लिए ना आपको एज अ फिगर आपके माइंड में बनना चाहिए, फिगर बनाते चलो आंसर निकलता जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखता है अब, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो।
एंड 20 क्वेश्चन, और यहाँ से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं स्टार्ट। 20 क्वेश्चन क्या है आपका, अ ट्रांजिस्टर इज डिजाइनेटेड एज AC-125। ट्रांजिस्टर वर्ड सुन के लगता है अरे भैया सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है यार, और सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर आया है और उसने कहा है कि वो डिजाइन किया गया है और उस पर लिखा हुआ है AC-125। व्हाट डज दिस सिग्निफाई, ये क्या बताना चाह रहा है कि AC-125 मतलब क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो AC-125 या फिर ये जो नंबरिंग की जाती है वो आपको ये बताया जाता है कि ये ट्रांजिस्टर किस चीज़ से बना हुआ है और किसके एप्लीकेशन के लिए बना हुआ है। ये दो चीज़ कंफर्म की जाती है। थ्री कॉन्फ़िगरेशन इन विच अ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड। 3 तरह के हम कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर के अंदर यूज करते हैं, ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। फिर बोल रहा है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम विद प्रॉपर बायसिंग शोइंग NPN ट्रांजिस्टर इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आइए 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करें। सबसे पहला तो इसने पूछा कि AC-125 क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो ये पता चल गया कि ये जर्मेनियम का बना हुआ है और ये AF एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता चल गया, AF एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बना किससे, जर्मेनियम से। इसके बाद पूछा इसने कि 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो 3 तरह के जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किए जाते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, उसने बस पूछा है, ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ट्रांजिस्टर के अंदर, तो ट्रांजिस्टर के अंदर जो 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किए जाते हैं वो तीनों हैं, एक कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर। ट्रांजिस्टर की आज तक LED के बारे में सुना होगा, 2 टांगे होती है, ट्रांजिस्टर की 3 टांगे होती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर की 3 टांगे, और ट्रांजिस्टर का सिंबल सीधी सी लैंग्वेज में कहा जाए तो एक ये गोला बना दो, गोले में एक नीचे से डंडा बना दो और डंडे से एक डंडा आ रहा है और वो बाहर जाता हुआ दिख जाए, बेस आपका नीचे दिख जाए और यहाँ से आके ये नीचे निकल रहा है। अगर इसके ऊपर बाहर निकलता हुआ तीर है, ठीक है, हमेशा ऑलवेज ये एमीटर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका कलेक्टर होगा। अगर बाहर निकलता दिख रहा है तो वो NPN। ठीक है, सेकंड होता है कि ये चीज़ है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, बेस यहाँ आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अगर इसमें अंदर आता हुआ दिख रहा है, क्या हो रहा है, अंदर आता हुआ दिख रहा है, तो अंदर आता हुआ दिख रहा है तो ये समझ जाना PNP ट्रांजिस्टर। दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, NPN और PNP, सिंबल आपको पता चल गया। देन ये बात की जाती है कि इनके एमीटर, बेस और कलेक्टर के साइजेस कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं एमीटर के साइज मॉडरेट होता है। क्या होता है, मॉडरेट होता है, मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। बेस हमेशा स्मॉल होता है साइज में, स्मॉल। कलेक्टर साइज में आपका लार्जर होता है, मतलब ग्रेटर होता है। ठीक है, लार्जर, ठीक, लार्जर होता है। ये केस हो गया। देन इनके अंदर डोपिंग कैसी कैसी की जाती है, तो जो सबसे छोटा उसमें डोपिंग सबसे ज़्यादा, इसमें डोपिंग हाई की जाती है, बेस में स्मॉल डोपिंग की जाती है ना। पिज़्ज़ा खाने जाते हो ना, बोलते हो ना चीज़ का डोपिंग कर दो, वैसा ही केस है। इसमें डोपिंग मॉडरेट होती है, मॉडरेट। तो समझ गए ना, ये चीज़ आपको पता चल गया। अब साइज के हिसाब से इन एमीटर को कैसे कैसे बनाया जाता है, तो मैं यहाँ पे एक बना के दिखा देता हूँ, इनकी 3 टांगे बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये है, ठीक है, तो इसमें सपोज ये एक एमीटर है, ये एक छोटा सा बेस है, ये कलेक्टर है। तो इसको हम लेते हैं ऐसी एक टांग, एक ऐसी टांग और एक ऐसी टांग। ठीक है, इसको मैंने कह दिया एमीटर, इसको कह दिया मैंने बेस, इसको कह दिया मैंने कलेक्टर, और ये NP और N है। और NPN का मतलब याद है ना, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ये बन गए ये 3 टांगे, इलेक्ट्रॉन, ये चीज़। अब इनमें प्रॉपर बायसिंग करने के लिए इसने कही है, क्या कही है, प्रॉपर बायसिंग, कॉमन बेस लेके प्रॉपर बायसिंग करनी है और उसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो मैं ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, ये आपका एमीटर, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर। ठीक है, अब इनके अंदर मैं आप जानते हो NPN के बारे में बोला है, NPN के बारे में, तो N के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा बना देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 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 ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं ज़्यादा। कलेक्टर में साइज़ बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा, है ना। बस डोपिंग क्या होती है, ज़्यादा एमीटर के अंदर होती है, कलेक्टर के अंदर नहीं। ये हो गया। एंड देन इसमें ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका बन जाता है
पी में होल्स ज़्यादा होते हैं, तो मैं होल्स बना रहा हूँ, बन गया। देन जैसे ही ये चीज़ पता चल जाती है, इसके बाद हम इनकी तीनों टांगे निकाल देंगे बाहर की ओर, 1 2 3, बन गई। तीनों निकालने के बाद प्रॉपर बायसिंग बोली जाए तो हमेशा एमीटर को याद रखना। बायसिंग के बात करूँ तो बायसिंग मतलब होता है बायस का मतलब क्या होता है कि आपको एक होता है फॉरवर्ड बायस वर्ड, फॉरवर्ड, एक होता है रिवर्स। दो वर्ड यूज़ किया जाता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। बायसिंग मतलब होता है कनेक्शन एक तरह का, ठीक है। तो फॉरवर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि कभी भी याद रखना, पी जो है अगर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, पी पॉजिटिव से, ठीक है, या हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव कभी कभी फेल भी हो जाता है, तो हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है तो वो फॉरवर्ड बायस। अगर पी जो है वो लो पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, लो मतलब नेगेटिव मान लो, यहाँ पे लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव, तो उस टाइम पे वो रिवर्स बायस है। तो हमेशा एमीटर वाले पार्ट को फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, कलेक्टर वाले पार्ट को रिवर्स बायस में रखा जाता है। समझ गए क्या बोला मैंने? जो एमीटर वाला पार्ट होता है उसको फॉरवर्ड बायस में, और जो कलेक्टर वाला पार्ट है उसको रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में कैसे रखेंगे? पी को हाई पोटेंशियल मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ऐसे करके मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और ये जुड़ गई इससे, हो गया फॉरवर्ड बायस में। और बेस से है कॉमन, तो जो कॉमन होता है उसको नाम नहीं देते, कॉमन का नाम यूज़ नहीं करते। तो ये एमीटर है तो VEE, इसका बैटरी की नेमिंग इस तरीके से की जाती है। किस तरीके से? कॉमन वाले को नहीं लिया जाता, जो बचा उसको लिया जाता है। इसको हमें लेना है रिवर्स बायस में, तो रिवर्स में आपको पी से को नेगेटिव में जोड़ दूंगा मैं, और यहाँ पे एज अ बैटरी टाइप लगा देता हूँ, और इसको मैं जोड़ दूंगा पॉजिटिव में। और इसका कलेक्टर का है तो इसका नाम होगा VCC। क्या होगा? VCC। और ये हो गया, ये आपका फॉरवर्ड बायस में हो गया, किसमें? फॉरवर्ड बायस में। और ये हो गया आपका रिवर्स बायस में। और ये आपका कॉमन बेस का आपका सर्किट डायग्राम बनके तैयार, सर्किट डायग्राम बनके हो गया तैयार। तो आप इसी तरीके से डायग्राम बना सकते हो। तो किस तरीके से मैंने बताया, कभी भी कोई भी किसी का भी आ जाए तो याद रखना आपको कि जो एमीटर वाला पार्ट है उसे फॉरवर्ड बायस में रखो, जो कलेक्टर वाला पार्ट है उसको रिवर्स बायस में रखो, सर्किट डायग्राम बनके तैयार। यही पूरे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पूरे क्वेश्चन में इतना भी नहीं पूछा गया था जो मैंने बताया है, लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस में हाईएस्ट डोपिंग की जाती है, किसकी साइज ज़्यादा होती है, ये सभी चीज़। तो सारे क्वेश्चन मैंने एक में ही बता दिया आपको। ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम so the construction and working of a Carnot engine, state the various steps involved in its working। अब कार्नोट इंजन के बारे में जानते हो? आइडियल इंजन की बात की जाती है। आज तक हमने देखा था इंजन जो होता है ना, कार्नोट जी एक साइंटिस्ट है। मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ आपको, और इसके ऊपर एक छोटी सी आपको वीडियो दूंगा, स्पेशल वही बनी हुई है ताकि आप कार्नोट इंजन को उससे अच्छे तरीके से समझ लो। जो बनी हुई है उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ध्यान दे दो। इन्होंने 4 प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व किए, एक एडियाबेटिक के 2 प्रोसेस और आपके आइसोथर्मल के 2 प्रोसेस। एक बार एक्सपेंशन करवा रहे थे, एक बार कंप्रेशन, एक बार एक्सपेंशन, एक बार कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस इसमें वर्किंग में यूज़ किया गया। इनका ग्राफ बन जाता है, और ग्राफ बनने के बाद आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट है, देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वो टेंशन मत लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन 22 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहा है अ रे ऑफ द व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू अ पैटर्न ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स एज इट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अभी तो बात इसी की हुई थी कि अगर हम व्हाइट लाइट को अगर ग्लास प्रिज्म में से निकालते हैं तो वो 7 कलरों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम विव गियोर के नाम से जानते हैं, है ना। यही कहा इसने। बट इट डज नॉट स्प्लिट व्हेन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसने बोला प्रिज्म में से निकालते हैं तो ऐसा तो होता है, लेकिन जब ग्लास स्लैब में से निकालते हैं तो ऐसा नहीं होता है। एक्सप्लेन व्हाई। ड्रॉ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर एक्सप्लेनेशन। हाँ, देख लेते हैं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है भैया, हमने किया, होगा कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। देखो, हम कहते हैं कि ये एक प्रिज्म है ना। प्रिज्म के बारे में जानते हो ना, प्रिज्म क्या होता है? जब 3D में बना के दिखाऊं मैं, तो इसके इसमें 2 ट्राइंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्राइंगुलर। एज अ 3D में देखोगे तो एज अ प्रिज्म की तरह ये आपको दिख भी रहा होगा। मैं दिखा नहीं सकता 3D में, लेकिन प्रिज्म की तरह आपको दिख भी रहा होगा। तो प्रिज्म है ये। इस प्रिज्म के अंदर से हमने क्या किया, अगर व्हाइट लाइट आती है तो व्हाइट लाइट ऐसे आई, है ना। ये इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे आई, जब ये आती है तो इसमें हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रोन होता है, और जैसे ही होता है तो ये इसको जाना ऐसे चाहिए था,
जाना ऐसे चाहिए था, विदाउट डेविएटर, लेकिन ये हो गई है ना, डेविएशन हो गया। जैसे डेविएट हुई इसको, इसके ऊपर भी यहाँ पे भी 90 डिग्री था ऐसा, इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधे चलता जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आके बाहर आती है। तो ये आपका किस में से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है ना। होता है ना कि सपोज करो कि आप स्कूल के एक स्टूडेंट हो, स्कूल में जा रहे हो, तो आप जैसे ही आप बाहर रहते हो, बाहर क्लास में बाहर हो तो बहुत मजे कर रहे हो, दोस्त के साथ चल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप स्कूल के अंदर क्लास के अंदर घुसे, आप बिल्कुल शांत, जैसा टीचर बोलेंगे वैसा आपको करना होगा, सब कुछ किया। तो केस यही है कि आप इंसिडेंट रे आ रहे थे, बहुत मजे में आ रहे थे, जैसे ही आप डेंसर मीडियम क्लास में घुसे, बिल्कुल शांत चुपचाप, बिल्कुल सीधे सीधे चलो, लाइन में चलो, गए, स्कूल की छुट्टी हुई, आपको पता चला स्कूल की छुट्टी हुई, आप भागोगे बहुत तेज, जहां मन करेगा वहां, तो इसलिए जिस लाइन में जाना था उसमें नहीं जाओगे और दूर भाग जाओगे, है ना। तो केस यही होता है कि यहाँ पे ये बनता है इंसिडेंट एंगल आई, क्या बनता है यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई, यहाँ तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बन ही जाता है, लेकिन बाहर की ओर बनता है एक एंगल जिसे हम कहते हैं आपका इमर्जेंट एंगल, ई, क्या बनता है, इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल। इसकी वजह से ये इमर्जेंट एंगल और जो इंसिडेंट जो होते हैं ना, ये दोनों के दोनों रे आपके डेविएट करते हैं और दोनों सेम पाथ में नहीं होते, पैरेलल नहीं होते, दोनों के दोनों आपके बिल्कुल अलग अलग जा रहे होते हैं। इसके कारण से आपके जो डिस्पर्जन होता है वो होता है, डिस्पर्जन होने का रीज़न ही स्पेशली ये है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्क करता है ना, ये हुआ। लेकिन ये तो बन गया आपका उसके सपोर्ट में, लेकिन हमने कहा ग्लास स्लैब के सपोर्ट में, उसके सपोर्ट में देख लेते हैं, उसके भी कुछ बन जाए। तो एक ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम ही केस है कि यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ये हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा चिपक के यूँ चली जाती है, और फिर ऐसे जाना चाहिए तो ये थोड़ा का ऐसे चली जाती है, ये दूर से चली जाती है। तो देखा जाए ना तो एक तरीका इंसिडेंट रे आपका देखा जाए, और ये दोनों के दोनों रे पैरेलल हो जाते हैं, और पैरेलल होने के कारण पैरेलल रे जो होते हैं, पैरेलल रे में इन दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस बनता नहीं है, और एंगल डिफरेंस नहीं बनेगा तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्क नहीं करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्क नहीं करेगा तो 7 कलरों में डिवाइड होना तो बनता ही नहीं है बिल्कुल। तो इस तरीके से ये हो जाता है कि दोनों के दोनों रेज जो हो जाते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, और पैरेलल के कारण आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के में जानते ही हो कि वाइट लाइट का जो होता है आपका 750 तक चला जाता है 400 से, और ये मिनिमम वेवलेंथ जो होता है उसको डेविएट नहीं कर पाती है, किसी भी तरीके से डेविएट नहीं कर पाती। तो यही आपका इसका सपोर्टिव डायग्राम हो जाएगा। और क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि आपका जो ये ग्लास स्लैब होता है इसमें से रेज जो हो जाती है वो पैरेलल हो जाती है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। इसके बाद 22 खत्म होने के बाद रेड भी हमने देख लिया। 23 इज ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बात है, ये सेमीकंडक्टर हमको पास करवा देगा, समझ रहे हो ना, देख रहे हो सेमीकंडक्टर पर सेमीकंडक्टर पहले जा रहे हैं, है ना। वेव रेक्टिफायर विद अ फिल्टर सर्किट, एक फिल्टर सर्किट भी बनाना है। ऑल्सो शो द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स। 4 मार्क्स का है ना, पूरे पक्के हो जाएंगे, पूरे पक्के, समझ लो। आओ देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा क्या कहा था सबसे पहले ही, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि इस पे जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना वो आपके मत्थे में घुस जाएगा, डायरेक्ट ही घुस जाएगा, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, लिखते चलना साथ साथ, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर वर्किंग साथ साथ बताते चलूंगा आपको। फुल वेव रेक्टिफायर, अब ये फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या भैया। फुल वेव रेक्टिफायर को कभी कभी हम 2 डायोड रेक्टिफायर भी कहते हैं, 2 डायोड रेक्टिफायर, तो दोनों ही नाम से जानते हैं। तो ऐसा मत सोचना 2 डायोड मैंने कह दिया तो उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर नहीं कहेंगे, ठीक है। हाफ वेव में 1 डायोड यूज़ किया जाता है, फुल वेव में 2 डायोड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एंड अगर इसकी मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, है ना, कंस्ट्रक्शन की, तो सपोज करो पहले रेक्टिफायर होता क्या, हम रेक्टिफायर को पढ़ेंगे क्यों, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक तरह का हमारा डिवाइस है, ये एक तरह का हमारा डिवाइस है, डिवाइस जो आपका एसी करंट सोर्स को कन्वर्ट करता है डीसी में, ठीक है। एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट जो आपका चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, और डीसी इज डायरेक्ट करंट जो आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट होता है जो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता टाइम टू टाइम, वो डीसी। तो ये एक डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, ठीक है। और किसके थ्रू, पीएन डायोड का यूज करके,
अब इसका कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, याद रखना कभी भी डिवाइस लिख रहे हो तो ये टॉपिक्स लिखना स्टार्ट करो। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन में एक आपका यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एसी सोर्स, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी एसी सोर्स को यूज़ किया जाएगा, एसी सोर्स को यूज़ किया जाएगा। सेकंड आप एसी सोर्स के साथ यूज़ करोगे आप 2 PN डायोड, 2 PN डायोड का यूज़ करोगे इसके अंदर, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ जैसे मैं। थर्ड PN डायोड यूज़ हो गया, PN डायोड, ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, ये 3 कंस्ट्रक्शन में आ जाए थे। अब इनका एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम के साथ ही वर्किंग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डायग्राम बताते बताते ही वर्किंग कर दूंगा पूरी मैं इसकी खत्म। अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे एक एसी सोर्स। इस सेमीकंडक्टर चैप्टर को ना एक वीडियो के अंदर बिल्कुल इजी तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने समझा रखा है, उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, चेकआउट जरूर कर लो, टाइम है तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर आपके लिए वेटेजदार चैप्टर है। जिन्होंने अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो उनके लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ कि ऐसी क्लासेज आपको उस ऑनलाइन क्लासेस में मिलती है, हर एक डाउट को आपका कवर किया जाता है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसी सोर्स लगाया मैंने, इसी सोर्स में यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे स्टेप डाउन है तो पहले ट्रांसफार्मर लगाऊंगा एंड ट्रांसफार्मर लगा के यहाँ से एसी को बना दिया। अब ट्रांसफार्मर ये लग गया, इसके बाद स्टेप डाउन है ना, तो स्टेप डाउन में आपका जो सेकेंडरी कॉइल होती है उस सेकेंडरी कॉइल को छोटा रखा जाता है। स्टेप डाउन यहाँ पे मैंने एक लगा दिया डायोड, PN डायोड 1, और यहाँ पे एक लगा दिया मैंने PN डायोड नंबर 2। PN डायोड लगने के बाद इसको कर देता हूँ मैं बंद, खत्म। सर्किट पूरा हो गया क्या? नहीं भैया, यहाँ से एक लाएंगे हम, यहाँ से एक, ये जॉइंट नहीं है, इसका मतलब होता है जॉइंट नहीं है, इसको निकाला मैंने बाहर, यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से लेके आए, यहाँ से एक यहाँ पे लगा देंगे लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ से हो गया ये RL, ठीक है, ये बन गया। अब ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर कॉइल भी लगा दिया, ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये हमारा, ठीक है, ये पूरा सर्किट डायग्राम हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वर्किंग बताना चाहता हूँ आपको, वर्किंग यहाँ पे क्या है D1, यहाँ पे क्या है D2, ये आपका AC सोर्स, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ से आपको मिलेगा। क्या हुआ, AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखो, अब बताता हूँ मैं। AC सोर्स ने फर्स्ट टाइम अपना मुंह खोला मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी की, यहाँ की पॉजिटिव, यहाँ की नेगेटिव, देन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा, ये म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे, ठीक है, या आपका इंडक्शन करेंगे। इंडक्शन करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका अपोज करेगा, तो सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नेगेटिव वाला कभी भी PN डायोड नेगेटिव बायस में, मतलब P को अगर नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो उसमें बहुत ही मिनिमम करंट होता है, तो हम कहते हैं कि जो PN डायोड है वो आपका नेगेटिव करंट में फ्लो नहीं करेगा, मतलब नेगेटिव बायसिंग में वो आपका करंट को फ्लो नहीं करवाएगा। तो ये तो ब्लॉक हो गया, ये तो करंट को देगा नहीं, और ये नहीं देगा तो RL के थ्रू करंट जाएगा भी नहीं। गया D2, और D2 जब जाएगा तो D2 की थ्रू से गया तो यहाँ से ये तो पास करवा देगा, और ये पास हुआ, ये गया तो RL के थ्रू आपका करंट जाएगा और ये पूरा सर्किट पूरा कर देगा। तो मतलब फर्स्ट केस में D2 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, एंड D1 कंडक्ट नहीं करेगा। हाफ ऑसिलेशन हुआ, ये अपनी फ्रीक्वेंसी को कर देगा चेंज, और ये कर देगा अब अपनी फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली नेगेटिव और नीचे वाली पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव, नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव की वजह से D1 कंडक्ट करेगा, लेकिन सेकंड केस में D2 कंडक्ट नहीं करेगा। तो D1 की वजह से हमें ये केस है कि कंडक्ट करे या ना करे, लेकिन हमें RL के थ्रू जो लोड रेजिस्टेंस है उसके थ्रू आउटपुट जरूर मिल जाएगा। तो हमें फर्स्ट केस में भी मिला और सेकंड केस में भी मिला, लेकिन अगर इसी की जगह एक डायोड का यूज़ किया होता हमने, सेकंड वाले का यूज़ नहीं किया होता, तो उस केस में क्या होता, हमें आधे केस में तो मिलता आउटपुट, आधे में नहीं मिलता। ऐसा ही केस है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें आपका आधे में तो मिलता, आधे में नहीं मिलता, आधे में मिलता, आधे में नहीं मिलता। लेकिन फुल वेव में 2 डायोड यूज़ करने का फ़ायदा पता चल गया कि इससे हमें पूरा का पूरा हर केस में आपको साइकिल में आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, टेंशन मत लो, आउटपुट आपको मिलता जा रहा है। तो ये हो गया इसका वर्किंग। इसके बाद हम वेव फॉर्म बनाते हैं इनपुट और आउटपुट का, इनपुट और आउटपुट का वेव फॉर्म बनाते हैं। D1 की नेगेटिव इनपुट गई है फर्स्ट, तो मैं ऐसा देता हूँ नेगेटिव, नेगेटिव में ऐसा जाएगा, एंड D2 की आपकी गई है पॉजिटिव, तो ऐसा जाएगा, ये आया। तो ये इनपुट वेव फॉर्म है, इनपुट D1 में, ये इनपुट है हमारा, इनपुट D2 में, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा मैं बना देता हूँ एरिया, जिस एरिया से हमें ये पता चल जाए कि इस एरिया में ही हमारा
वो जाने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ एरिया। अब देखो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म कुछ ऐसा जाएगा। फर्स्ट आउटपुट की बात की जाए तो हमारा फर्स्ट आउटपुट किसकी वजह से आया, ये हमारा D1 की वजह से नहीं आएगा, ये हमारा D2 के, तो यही देगा हमें आउटपुट, ऐसा दिया D2 की वजह से। सेकंड केस में D1 देगा, D2 नहीं देगा, तो ये आपका आया है D1 की वजह से, फिर ये भी आया हमारा D2 की वजह से, फिर ये भी आया हमारा D1 की वजह। तो हमें जो आउटपुट मिला, आउटपुट वेवफॉर्म मिला, ये हमें रेड वाला आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा है, और रेड वाला आउटपुट वेवफॉर्म हमारा कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये D2 की वजह से, D1 की वजह से और D2 की वजह, ऐसा वेवफॉर्म जा रहा है, और ये आउटपुट वेवफॉर्म है। जैसे हमें पता चला कि ये रेड वाला आउटपुट वेवफॉर्म आ रहा है, लेकिन हमने क्या देखा कि हम जब देख रहे थे ना कि इसका सर्किट तो ऐसा कुछ चल रहा था, ये देखो, ये आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे पूरा का पूरा कांस्टेंट नहीं आया, क्योंकि एसी से अगर डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो तो डीसी तो कांस्टेंट होता है, ये तो चेंज होता ही नहीं, ये तो कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट नहीं था, तो हमने किया कि जो रेक्टिफाई हुआ ना, उस रेक्टिफाइड वेव को हमने एक फिल्टर सर्किट के अंदर भेज दिया। और फिल्टर सर्किट में क्या यूज किया जाता है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर एसी सोर्स को ब्लॉक कर देता है, और जो फिल्टर करते हुए एसी वाले को ब्लॉक करता जाता है, जो बचे आते हैं वो आपके फिल्टर से होके डीसी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका एक यहाँ पे रेक्टिफायर लगाया जाता है, मतलब यहाँ से वेव आई, वेव को रेक्टिफाई किया गया, ठीक है, रेक्टिफायर में डाला गया, रेक्टिफाइड वेव आई ये, ठीक है, और रेक्टिफाइड वेव यहाँ से आई, तो इसको हमने लगा दिया यहाँ पे एक कैपेसिटर, रेक्टिफाइड वेव के पास लगा दिया हमने कैपेसिटर, और कैपेसिटर से ये गया तो यहाँ पे हमने लगा दिया इसके पैरेलल में RL, ठीक है, कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर में आई, और कैपेसिटर में आते ही उसका जो वेव फॉर्म बन गया कैपेसिटर का, वो कुछ ऐसा बन गया, ये तो ऐसा रहेगा ही, ठीक है, और वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट होता जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, और ये कांस्टेंट आया तो ये आपका RL के थ्रू आपका फिल्टर सर्किट आ गया, क्या आ गया, फिल्टर होके आपका वेवफॉर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये आपका पहले रेक्टिफाई हुआ, रेक्टिफाई को कैपेसिटर सर्किट में भेजा गया, तो इस तरीके का बन गया, और इसे RL के थ्रू हमने पहुंचा दिया, तो ये फिल्टर भी हो गया। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था, क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा, देखो क्वेश्चन ने ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, हमने कर दिया है ना, विद द फिल्टर सर्किट के साथ, वो भी हमने नीचे बना दिया। ऑल्सो सो द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स, वो भी हमने बना दिया, तीनों चीज हो गए ना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ एन एयर बबल इन वाटर। एयर बबल इन वाटर, वाटर के केस में हमारा जो बनता है, वाटर के केस में जो फॉर्मूला बन जाता है हमारा, वो बनता है 2 एंड टेंशन एज अ वाटर के ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन अपॉन में रेडियस, ये आपका इनसाइड का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, इनसाइड के केस में, वाटर के केस में। सेकंड होता है द स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ अ वाटर, स्पेरिकल ड्रॉप की बात की जाती है। एंड थर्ड होता है सॉफ्ट बबल की बात की जाती है, ठीक है। तो स्पेरिकल ड्रॉप की बात की जाए तो उसमें भी सेमी फॉर्मूला लगाओगे आप, 2 टेंशन, जो आपका टेंशन आता है वाटर का, सरफेस टेंशन वाटर का, वो डिवाइडेड बाय R जो रेडियस दे रखा है, ठीक है। एंड सॉफ्ट बबल की बात होगी तो सॉफ्ट बबल के केस में जो इंटरनल होता है प्रेशर, वो एक्सिस प्रेशर, वो 4T, मतलब जो सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो आपका 4T/R। ये फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको, रेडियस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वैल्यू आपको दे रखी है, न्यूमेरिकल इजी है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ तो आप करोगे ना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन पे 25 पे आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड ऑफ इमिटेड बाय अ सोर्स इज 1 kHz, ठीक है। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द वेव रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ने जो वेवलेंथ को रिसीव किया उसके बारे में कैलकुलेट करना है। व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर स्टेशनरी, सोर्स भी और जो ऑब्जर्वर भी है दोनों के दोनों स्टेशनरी है, और स्टेशनरी केस में पहले निकालना है, ठीक है। सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास, ठीक है। वेलोसिटी किससे, 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। एज्यूम करना है द विंड वेलोसिटी इज 0 एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, ये चीज बात की गई है। तो ऑब्जर्वर और इसकी केस में अगर कभी भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाए ना, तो केस याद रखना, फ्रीक्वेंसी की तो वैल्यू आपको पता होती है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, केस यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी अगर निकालें ना ऑब्जर्वर और उसकी फ्रीक्वेंसी,
तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला लेके आते हैं एज अ, इसमें भी आप देखो तो डॉपलर इफेक्ट ही थोड़ा बहुत वर्क कर जाता है, ठीक है। ये और यहाँ पे वी नोट की वैल्यू मतलब साउंड की स्पीड होती है, एंड जो ऑब्जर्वर की है वो डिवाइडेड बाय आपका वी नोट माइनस में वी आ जाता है ना, ये आ जाता है। एंड देन इसके मल्टीप्लिकेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है एफ डैश, जो आपको गिवन होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाओगे तो विंड की स्पीड यहाँ से फ्रीक्वेंसीज है, आप देखो ये इसकी वेलोसिटी आपको 340 दी हुई है, इसकी वेलोसिटी आपको देखा जाए तो 40 दी हुई है आई थिंक। उसके रेस्ट की कंडीशन में उस टाइम पे आप जीरो लेके चलोगे, रेस्ट की कंडीशन में आप क्या होगा जीरो, तो उस टाइम पे दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेम। रेस्ट के केस पे आप जीरो ले लोगे तो वी जो वी कट जाएगा आपका सेम, एंड उस टाइम पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी दोनों की सेम होगी, आपकी और ऑब्जर्वर की, सोर्स की ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज ही रहने वाली है। सेकंड केस में आपका आपकी तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और कितने से चेंज हो रही है आपकी 40, तो 340 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 40 कर दोगे, केस आ जाएगा। एंड ये सेकंड केस हो जाएगा, सोर्स टुवर्ड द स्टेशनरी, ठीक है, ऑब्जर्वर, एंड एज ये सेकंड केस का आंसर आपका यहाँ से निकल के तैयार हो जाएगा, और यहाँ से आप ये कर लोगे। थर्ड केस अगर कभी ऐसा बन जाता है कि उल्टा हो जाए, ठीक है, अब सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाए तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है। अभी मैंने फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका वी नोट प्लस में वी डिवाइडेड बाय वी नोट माइनस वी इंटू में फ्रीक्वेंसी लिखवाया था ना ये, लेकिन अगर आपका ये हो जाए, अभी आपका क्या कर रहा है, सोर्स जो है वो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर के पास, तो फॉर्मूला ये, अगर आपका जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स के पास मूव करना स्टार्ट कर दे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बन जाता है आपका वी नोट माइनस में वी डिवाइडेड बाय वी नोट प्लस में वी, और मल्टीप्लाई में आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, यहाँ से ये आंसर आपका तैयार। और इस तरीके से आप निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल ईजी है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। कोई दिक्कत होती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब आता है 26 वैन द, देखो हथियार मैंने बता दिया, चलाना कैसे है ये भी मैंने बता दिया, अब सब कुछ मैंने बता दिया है, थोड़ा तो यूज करना सीख लो, है ना, थोड़ा यूज करना सीख लो। व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट बैटरी से बाहर निकाल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इज 9 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 9 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इज 2 एम्पियर, द वोल्टेज रिड्यूस टू 6 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब देखो 9 वोल्ट दिया हुआ है, और ऐसे याद रखना कभी भी ये जो 6 मार्क्स वाले होते हैं ना, एंड कभी कभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ये आपके एज सच बुक के एग्जाम्पल्स के उठ के आए होते, ये भी आपका बुक का एग्जाम्पल है, याद हो तो एक बार करंट के चैप्टर को खोलना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसका एग्जाम्पल को देखना, सेम है, बस वैल्यू को कुछ चेंज किया हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी टेक्स्ट बुक को, कभी भी आप फिजिक्स के कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक्स के एग्जाम्पल्स एंड टर्मिनल एक्सरसाइज को जरूर लगाओ। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया मैं फ्रीक्वेंसी वाला, वो आपका टर्मिनल एक्सरसाइज से आया हुआ है, बुक के टर्मिनल एक्सरसाइज से। ये वाला हमने किया, ये आपके बुक के एग्जाम्पल से आया हुआ है, तो इस एग्जाम्पल्स को आप कर लोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में एज मैं बताऊं तो ठीक है, ये भी आप करोगे, फॉर्मूला में बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूले के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, कि ईएमएफ ये वोल्टेज वो ले लो, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ईएमएफ एज अ हाईएस्ट वोल्टेज में से हम आई आर को माइनस कर देते हैं, ठीक है, आई आर को माइनस कर दे। व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी इज 1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल इज इतना 9 वोल्ट, ठीक है। फर्स्ट केस ई की वैल्यू, फर्स्ट केस में आपको 9 इज इक्वल टू ई एम एफ, एंड माइनस में आई की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, 1 इंटू में आर की इंटरनल रेजिस्टेंस की आर ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस में आपका एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है, ई माइनस में आर इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अगर बनाना चाहते हो तो वो अब कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया है, जब उसमें से करंट 2 एम्पियर का जा रहा है, ईएमएफ माइनस में 2R, तो ये आ गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो तो आपको एक चीज़ दिखेगा, ऐड कर देते या सब्ट्रैक्ट कर देते, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस में 2R आ जाएगा, और इज इक्वल टू 6 को इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये गया, तो यहाँ से आपका ओनली R बचेगा पॉजिटिव में, और यहाँ से आपका 3 बचेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम की आपकी आके तैयार हो जाएगी, खत्म। कितना ईजी था,
इंटरनल रेजिस्टेंस ही निकालना था। व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इतना एंड द कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द ईएमएफ। इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया ना 3, इसके अंदर पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे या सेकंड में, इसी में पुट कर देते हैं। 6 इज इक्वल टू EMF माइनस में 2 इंटू में 3 2 जा 6, यहाँ से 12 वोल्ट आ जाएगा। ये इधर जाके हमने माइनस माइनस को प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। तो 12 वोल्ट EMF भी निकल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकल गया, खत्म। चलो देखो और वाले भी हम करेंगे, हम और वाले नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको बताऊंगा और वाला क्वेश्चन क्या है। अ मेटेलिक वायर हैज द रेजिस्टेंस इज 50 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब रेजिस्टेंस है मेटेलिक वायर का 50 ओम है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 50.5 बड़ा है 120 डिग्री सेल्सियस पे। पक्का क्वेश्चन बनाने वाले ने फूक रखा था बस हमने वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है 0.5। क्या बात है, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसके लिए आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगाओ कोफिशिएंट, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाता है R2 माइनस में R1 डिवाइडेड बाय आपका R1 ब्रैकेट में आपका हो जाता है टेम्परेचर T2 माइनस में T1। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब R2 और R1 क्या है, तो रेजिस्टेंस 2 आपका फाइनल वाला, तो ये वाला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 आपका फर्स्ट वाला, ये हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू अगर आप रख देते हो यहाँ पे तो ये कितना आता है 50.5 माइनस में 50 कर दोगे डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 50 ही है, एंड ब्रैकेट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 120 माइनस में 20। ऐसे केल्विन में भी करोगे तो यही आने वाला है, ठीक है। तो हम क्योंकि कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो वो उसके ऐसा यूनिट में करते हैं, तो ऐसा यूनिट एज अ केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं। तो हमने इन दोनों को माइनस कर लेते हैं पहले, तो 100 आएगा और 100 को अगर केल्विन में किया जाए तो 373 आएगा। कितना आएगा 373 केल्विन में आएगा। तो ये हो गया। ऊपर अगर माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 0.5 आ जाएगा, 0.5। नीचे अगर देखा जाए तो 50 इंटू में 373 आ जाएगा। जो भी आपका आंसर है सॉल्व कर दो, अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सिंपल सा, अल्फा ही निकालने के लिए बोला था इसमें, रजिस्टिविटी ऑफ अ कोफिशिएंट और वायर, ठीक है। कितना ईजी है, दोनों ऊपर का कर लो या नीचे कर लो, मर्जी आपकी है, दोनों में ही ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है स्टेट न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन। ये देखते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बड़ा अच्छे लॉ है इनके, तो मज़ेदार लॉज बोलूँ मैं तो। देखो फर्स्ट लॉ कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, भी जानते होगे। ये फुटबॉल रखा हुआ है, ये जब तक यहाँ रखा रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। कोई आए ऐसा हुलचुल बंदा आए यार धक्का दे मार लात ये कर वो, तो उस केस में तो ये हिलेगा ही, इसको तो फिर हम बता ही नहीं सकते। ये निर्जीव बंदा है ना, निर्जीव प्राणी अपने आप को कैसे बचाएगा। आप तो बचा भी लोगे, आपको कोई मानने आएगा भागना स्टार्ट कर दो, ये कैसे बचाएगा, ये सब पिटना ही है, इसको तो लात खानी ही है ना। तो ये चीज़ आया एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से ये आपका क्या होगा मोशन में आ जाएगा। और मोशन में आएगा तो ये याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, ठीक है। क्योंकि ये अपने कॉज का अपोज करते हैं, हमेशा कॉज का अपोज करते हैं। छोटा सा प्रैक्टिकल आप करके भी देखना, ठीक है। सपोज करो कि एक बॉटल है, ये है ना, इसको आपने रख दिया और ये कपड़ा रखा हुआ है, आप इसको नीचे रखना या एक पन्नी सी रख लेना और इस बोतल को रखना और उस पन्नी को नीचे से खींच के देखना, ठीक है, खींचना, ठीक है, इसके नीचे से यहाँ रख के इसको झटके से खींचना और एक बार आप करना एक बार किसी और से करवाना। तो आप क्या देखोगे कि आपका ये जो चीज़ था ये आपका बाहर निकल गया, लेकिन आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये मोशन में आया, लेकिन इसका ये जो था अपने कॉज का अपोज कर रहा है, ये नहीं बोल रहा इसको हमने हिलाया नहीं, इस पे हमने फोर्स ही नहीं लगाया। तो ये क्या चाहेगा कि मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट पे ही रहूँ, मुझ पे फोर्स नहीं लगा। तो केस ऐसे ही बनते हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और अगर एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा है तो ये अपने कॉज का अपोज करना चाहेगा, ठीक है। ये चाहेगा कि मेरे को वो मिनिमाइज करे, ये अपने कॉज को मिनिमाइज करे, ये अपने चेंज को होने ना दे। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, क्या हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सिंपल सा बात की गई है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी।
एंड देन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करने के बाद हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। तो डायरेक्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, उसमें हम मोमेंटम की कहानी को ले लेते हैं। मोमेंटम इजिकल टू पी इजिकल टू एम वी में आ जाता है मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है। और हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ P2 माइनस में P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स किसके बराबर होगा, वो उसके रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहीं से हमारा फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है F इजिकल्स टू ma। एक नया फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास मिल जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होगा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ड्राइव करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस में P1 आ जाता है। P1 डिवाइडेड बाय आपका T ले लेते हैं, T या डेल्टा T ले या T ले लो, कोई बात नहीं। F इज डायरेक्टली पर P2, तो P2 को ले लेते हैं M, और फाइनल वेलोसिटी को v ले लेते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम u ले लेंगे, डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m कॉमन निकालेंगे तो v माइनस में u हो जाएगा, डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। अब आप जानते हो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन बच्चा। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम लगा देते हैं कांस्टेंट ma। अरे भैया लग रहा है मैं कि बोले ही जा रहा हूँ। एंड के कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे होती है 1, तो यहाँ से आ जाता है F इज इक्वल्स टू ma। ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। जैसे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद आते हैं थर्ड लॉ पे। कौन सा लॉ, थर्ड लॉ। किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो वो आपको 2 थप्पड़ मार के ही भागेगा। ये तो है ना गांधी जी का सिद्धांत है, भैया ला एक गाल पे मारा, ला हमारे दूसरों गाल पे मार दे रहे भैया, ऐसा नहीं होता आप, है ना। गांधी जी क्या लो था, लेकिन उसको अब कोई नहीं मान रहा अभी, है ना। एक मारोगे तो आपको 4 भी मारेगा, और 4 मारेगा क्या, अपने साथी संगनी को भी बुलाएगा और उनसे भी पिटवाएगा कि मारो 2-3 तुम भी मार लो, हार सफा करिए। तो ये चीज होता है, एंटी रिएक्शन बड़ा खतरनाक हो जाता है। एक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होंगे। एग्जांपल अगर देखो तो स्विमिंग करने आप गए हो, हाँ भैया देखो तो स्विमिंग के, आप पैर को हिलाते हो आप आगे भाग जाते हो, आप पैर को हिला रहे हो टुकुर 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 आप आगे जाते जा रहे हो, है ना। तो आपने एक्शन किया और आपको वापिस भगा दिया गया रिएक्शन करके। तो एक्शन का रिएक्शन हुआ और यहाँ पे थर्ड लॉ ने वर्क किया। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। तो ये तीनों लॉज थे। देन इसके बाद बी केस में पूछा गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आपको लीनियर मोमेंटम को क्या करना है, ड्राइव करना है। अब लीनियर मोमेंटम को ड्राइव करना है तो आप जानते हो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो कहता है फोर्स इज 1 2 इज इक्वल टू अपोजिट इन डायरेक्शन इज 2 1। फोर्स ये होता है, ठीक है। फोर्स ये होता है, इम्पल्स भी जानते हो, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है वो भी आप जानते हो, है ना। और वो भी आप जानते हो, तो आप ये भी जानते हो कि फोर्स से हम मोमेंटम के थ्रू आप फोर्स निकाल सकते हो। और मोमेंटम के थ्रू फोर्स कैसे निकालते हो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी, यही तो होता है ना फोर्स। तो ये हुआ इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ डेल्टा पी, इधर P2 ले लो और इसको P1 ले लो, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी को डेल्टा टी से उड़ा दो, ये माइनस का इधर लेके आ जाओ, तो डेल्टा पी या P2 ले लो या डेल्टा पी ले लो, मर्जी आपकी है। और ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा, डेल्टा P1 इज इक्वल टू 0 के। टोटल मोमेंटम जो होगा वो क्या है, कंजर्व्ड। क्या है टोटल मोमेंटम, क्या आपका कंजर्व्ड। और टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इसी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम यहाँ पे क्या है आपका, कंजर्व्ड है। तो यही चीज़ है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमने इसको ड्राइव कर दिया। यही चीज़ बोला था ना इसने, तो ड्राइव कर दिया, खत्म हो गया। ड्राइव हो गया ना। आइए 28 पे हो गया, 27 क्वेश्चन खत्म। 28 29 30, वाओ क्या बात है, वो दी कर दी। हाउ 28 है, 28 है व्हाट इज मीन्ड बाय द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, मेंशन द डायरेक्शन ऑफ बीम लाइट विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटेड वेव फ्रंट। फर्स्ट, with the help of the suitable diagram explain the Huygens principle for the propagation of wavefront. How is the plane wavefront produced? क्या बात है, सारे क्वेश्चन एक में ही पूछ लिए, छोड़ देता भैया कुछ तो क्वेश्चन छोड़ ही देता। सारा वेव फ्रंट के बारे में जितना भी क्वेश्चन था ना सब पूछ लिया। सबसे पहले पूछा इसने वेव फ्रंट होता क्या है।
वेव और फ्रंट। वेव को आगे से देख लो, वेव फ्रंट बन जाएगा, है ना। देखो वेव फ्रंट को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट को सीधी सी लैंग्वेज में कही जाए तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट वाइब्रेटिंग इन अ सेम मीडियम एंड सेम फेज। ठीक, देखो ये है एक वाइब्रेट कर रहा है, सपोज ऐसे कोई वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे कोई वाइब्रेट कर रहा है। हमने कहा लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, लोकस मतलब कलेक्शन, ठीक है, ऑल द पॉइंट वाइब्रेटिंग इन अ सेम मीडियम, ये दोनों के दोनों सेम मीडियम में, सेम फेज में, सेम मीडियम सेम फेज, सेम मीडियम सेम फेज, सेम मीडियम सेम फेज, इन दोनों का कलेक्शन कर लो और कलेक्शन कर लोगे, इसी को वेव फ्रंट कहेंगे। ऐसा नहीं कि इसके साथ इसका बना दोगे और कहोगे कि ये आपका वेव फ्रंट है। अरे भैया ये मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम चेंज और बेशक फेज सेम हो सकता है लेकिन मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका होना चाहिए, तो इसको वेव फ्रंट को कहते हैं कि लोकस होना चाहिए, ऑल द पॉइंट वाइब्रेटिंग इन द सेम मीडियम एंड सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट की डिफाइन हो जाती है। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, आज बच्चे हैं कल डैड जरूर बनेंगे, और वो डैड बनेंगे तो उनके भी बच्चे डैड बनेंगे, उनके भी बच्चे डैड बनेंगे, तो ये पूरी खानदानी पीढ़ी चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। ये चीज़ ये पढ़ चुके थे, तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी बना दी, उन्होंने एक हाइगन्स प्रिंसिपल बना दिया इसके नाम पे। ये बायोलॉजी से था, अब फिजिक्स पे आते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर आते हैं, तो फिजिक्स के अंदर इन्होंने क्या कहा, आपका एक वेव फ्रंट है, ठीक है। इस वेव फ्रंट पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स, वो कुछ टाइम के बाद अपना एक नया वेव फ्रंट भी बनाएंगे। इसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया, इसने इसने इसने, ठीक है। और वो टाइम कितना होगा, टी टाइम के बाद। टी टाइम के बाद एक नया वेव फ्रंट बनाएंगे, और उन सभी नए वेव फ्रंट को जब हम एडअप कर देंगे तो हमें एक न्यू वेव फ्रंट मिलके तैयार होगा। मतलब जो सभी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं हमारे फर्स्ट वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, वो एक नया सेकेंडरी वेव फ्रंट का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट सोर्स, ठीक है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट सोर्स लाइट का यूज करके वो एक सेकेंडरी वेव फ्रंट सम लेटर टाइम टी के बाद वो एक सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्रोड्यूस कर देंगे। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज हाइगन्स प्रिंसिपल। एसोसिएटेड जब वेव फ्रंट जो बनता है वो इन सेम डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पॉइंट्स होते हैं। जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है पॉइंट, उसी डायरेक्शन में जो वेव फ्रंट होता है एसोसिएट होता है, उसी के डायरेक्शन में बनता है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम आपने देख लिया। हाइगन्स प्रिंसिपल को प्रोपेगेशन को बताना था वेव फ्रंट को। अब प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनता है, तो सिंपल से लैंग्वेज में प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनता है। देखो वेव फ्रंट तीन तरीके के बनते हैं, एक होता है स्पेरिकल, एक होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, और एक होता है प्लेन वेव फ्रंट। कैसा, प्लेन, ठीक। तो स्पेरिकल के लिए सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। और आपका सिलेंड्रिकल के लिए लीनियर सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। क्या, लीनियर ऐसा कुछ जिसकी दो डायरेक्शनल हो, दो डायरेक्शन, ठीक है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। प्लेन वेव फ्रंट के लिए बहुत ज़्यादा दूर से जब लाइट आ रही हो, सपोज कर लो कि इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से, तब बना हुआ जो सोर्स ऑफ लाइट है वो प्लेन को बनाता है। तो ये तीन तरह के वेव फ्रंट बनते हैं, और ये वेव फ्रंट बनने के साथ आप इस क्वेश्चन को कर देते हो यहीं पे खत्म। देन आ जाते हैं 29 पे। क्या बात है, आइए नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा। इसने बोला अ बुलेट ऑफ मास इज 10 ग्राम, 10 ग्राम का एक बुलेट है, कोलाइड विद अ ब्लॉक ऑफ वुड मास ऑफ 1 kg kept at rest with an initial velocity of 100 मीटर पर सेकेंड and gets embedded it, ठीक है। कैलकुलेट करने बोला है द वेलोसिटी ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। बी, ये दो पार्ट हो गए, किसके, आपके दो पार्ट हो गए फर्स्ट के। सेकेंड बी पूछ रहा है इज द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, जस्टिफाई योर आंसर। एंड सी पूछ रहा है कैलकुलेट द एनर्जी लॉस इन द कोलिजन, व्हाट हैपन टू दिस एनर्जी, एनर्जी लॉस हुई तो उस एनर्जी का क्या हुआ, ये भी पूछ रहा है। देखो कभी भी याद रखना कि कंजर्वेशन की बात की जाए तो कभी भी कोई चीज़, दो चीज़ें जो एक दूसरे से टक्कर खा रही है तो वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन जरूर यूज़ होगी, और एनर्जी कंजर्वेशन जब यूज़ होगी तो वहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इज
जो टोटल उसका कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो आपका लेके आता है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाती है तो आप 1/2 mv² आप फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी 1/2 mv²। ठीक है, एम की वैल्यू आपको दी हुई है, दोनों ही केसेस में दी हुई है। ठीक है, वेलोसिटी वी की वैल्यू आपको ये आई गई है, सिस्टम की वेलोसिटी जो भी आप यहाँ से निकालोगे दोनों ही केस में आप निकाल लो। मास एक बार ये रखना, वेलोसिटी रखना, मास ये रखना, वेलोसिटी रखना, एनर्जी निकल गई। ठीक है, अब इसने पूछा है दी कोलिजन इलास्टिक और इन इलास्टिक। कभी भी बुलेट इससे जब टकरा रही है तो टकराने के बाद बुलेट क्या वुड के अंदर चली जाएगी या वुड से वापस आ जाएगी, सोचो। तो ये कोलिजन आपका इन इलास्टिक कोलिजन आता है। जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई भी हो जाएगा। कैलकुलेट दी एनर्जी लॉस, दोनों एनर्जी निकाली आपने 1/2 mv² लगा के। पहले आपने एक बार 1000 लेके निकाला होगा, एक बार 0.01 लेके। दोनों केस में जो एनर्जी है दोनों को माइनस करोगे तो लॉस हो जाएगा। लॉस एनर्जी किस कारण से हुई है ये भी आपका। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप कर पाओगे, पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन को आप कर लोगे। क्लियर है, समझ आया मैंने क्या बोला? जो जो मैंने बताया वो पोर्शन आप इसमें यूज़ करो। कोई डाउट होता है तो नीचे मुझे बताओ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देन आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं आपका कौन सा एज ए लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक से। ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, याद रखना। और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके बुक से ही हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन पेपर भी आप करोगे ना। पासिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पासिंग के लिए आपको चाहिए होता है कि मेरे को भाई ऐसा क्वेश्चन पता चल जाए कि मैं पेपर के अंदर फोड़ दूं। तो मैं कहूँगा कि 3 क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना तो तीनों क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट के टॉपिक चेक कर लो कि ये किस चैप्टर में से आ रहे हैं क्वेश्चन। उन चैप्टर के आप एग्जाम्पल्स और टर्मिनल एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लो। इतना मैं बता रहा हूँ कि आप 6 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले सारे ही क्वेश्चन आप लगा के आओगे, इसकी प्रॉब्लम मत लेना। लेकिन बस ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, कुछ तो आपको इफेक्टिव निकालना ही पड़ेगा कि मैं इस तरीके से तो पास हो जाऊँ, इस तरीके का यूज़ करके। एयर कोर्ड सोलेनॉइड हैज़ अ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर and the diameter is 2 centimeter. It contains 100 very closely bound turn. Solenoid में turns जो है ना वो 100 बार turns है. When a AC source with the EMF is 200 volt and frequency is 100 hertz is connected across it and effective current is 2 ampere flows through it. कैलकुलेट करना हमें इंडक्टेंस केस में, इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक, कहने का मतलब ये है कि सोलेनॉइड और ये दोनों के दोनों ही लगे हुए हैं, मतलब सोलेनॉइड तो यूज़ है, इंडक्टर जिसे कहते हैं, उसके साथ एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। ठीक है, तो सोलेनॉइड इसका इंडक्टेंस की वैल्यू भी हमें नहीं पता है कि क्या है, और इस रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है इसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें निकालने बोला। सबसे पहले तो इंडक्टेंस निकालने बोला है। तो सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट फार्मूला आप लगाओगे तो डायरेक्ट फार्मूला वैसे मैंने लिख भी दिया है, L = म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पाई A² एरिया का डिवाइडेड बाय L। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 होती है। टर्न्स की वैल्यू आपको 1000 दी हुई है, मल्टीप्लाई 1000 का स्क्वायर कर दोगे 0.14। एरिया की वैल्यू आई थिंक ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। डायमीटर देखो, व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 को आप चेंज कर लो 1 सेंटीमीटर, और 1 इंटू में सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻2 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय जो लेंथ दी हुई है, लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज कर लोगे तो आपका 25 इंटू में 10⁻⁻²। इससे इसे काट दो। अब इसमें जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्व करोगे तो यहाँ से इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी निकल के तैयार, एल की वैल्यू निकल गई। जैसे इंडक्टेंस निकला उसके बाद इम्पीडेंस निकालना, और इम्पीडेंस आपको पता होना चाहिए। इम्पीडेंस कैसे, आपको पता है कि ये एल और आर, एल आर सर्किट है। एल मतलब इंडक्टेंस और आर मतलब रेजिस्टेंस, आर एल या एल आर, हम कहते हैं वैसे आर एल सर्किट बोलते हैं, आर एल सर्किट। और आर एल सर्किट के अंदर इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है, जेड निकालने का फॉर्मूला, वो जेड निकालने का दोनों के रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर का कॉम्बिनेशन होता है, तो R² और प्लस में इंडक्टेंस का होता है एक्सएल। ठीक है, एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सएल इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से इंपीडेंस निकलता है जेड। लेकिन हमारे पास एक्सएल भी नहीं है और ये आर की भी वैल्यू नहीं है, तब क्या करेंगे, तो जेड के लिए हमारे पास देखो वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में और करंट दिया हुआ है। ठीक है, इफेक्टिव करंट एंड वोल्टेज दिया हुआ है, तो यहाँ से जेड = हमारा वी इफेक्टिव दिया हुआ है, वी इफेक्टिव दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड करंट दिया हुआ है करंट इफेक्टिव दिया हुआ है। तो वी इफेक्टिव 200 वोल्ट है एंड जो करंट इफेक्टिव है 2 है, तो यहाँ से हमारा इंपीडेंस की वैल्यू निकल जाती है कितनी, 100 और ओम। तो इंपीडेंस की वैल्यू तो आपकी निकल गई, इंपीडेंस निकल गया ना।
जैसे ही आपने इसको निकाल लिया, इसके बाद हम रिएक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है, ठीक है, अभी हमें इम्पीडेंस की वैल्यू निकल गई है, ये हमारी 100 ओम, ठीक है। अब 100 ओम निकलने के बाद हमें पता चलनी चाहिए किसकी वैल्यू, इंडक्टेंस रिएक्टेंस, क्योंकि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर दी रूट, क्योंकि थर्ड केस के में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस निकालना है, ये दोनों के दोनों नहीं है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू में एल, और 2 पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 100 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 100 रख दो, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो आएगी फर्स्ट केस में वो आप रख दोगे। तो यहाँ से आप जो भी वैल्यू आएगी वो एक्सएल की आ जाएगी। तो मान लूँ मैं कि एक्सएल की वैल्यू आपने निकाली 100 ही आ गई है, ठीक है, मान लेता हूँ, लेट कर रहा हूँ, आपने निकाल के देखना, ठीक है। 100 ओम आ गया, ये आ गया। तो जैसे ही आपने 100 ओम ये निकाल लिया, उसके बाद आप जेड की वैल्यू जानते हो, जेड की वैल्यू भी 100 आई है, 100, और ये अंडर द रूट होते जाके होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्सएल की वैल्यू भी 100 ही आई है, 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, अभी मैं सपोज करके चल रहा हूँ ये। तो यहाँ से आपका 100 का होल स्क्वायर माइनस 100 आ जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर का होल स्क्वायर। वैसे अगर इसे सॉल्व करते हो 100 का होल स्क्वायर तो 0 ही आ जाना है भैया, तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम आएगी, 100 नहीं आएगी, ठीक है, इसकी थोड़ी कम आएगी, 100 नहीं आएगी। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू सपोज आपका माइनस करके 4 आ गया, 4 को आप इसे अंडर द रूट करोगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 2 ओम आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने सर्किट बनाया था ऐसा कुछ, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एल की वैल्यू लिख दोगे जो भी आएगी, एंड आर की वैल्यू लिख दोगे जो भी आएगी। तीनों ही केस में मैंने तीनों फॉर्मूले बता दिए, क्या क्या फॉर्मूले आपको यूज़ करने, ये एंड फ्रीक्वेंसी, एंड इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी कर डाला। इसको जैसे ही आपने किया, और तरीके इसके और में भी एक क्वेश्चन है, और का क्वेश्चन भी आपके बुक से ही आया हुआ है, देखो क्या मस्त है, 6 मार्क्स भैया आपको पास करवा देगी, समझ लो। इसी के साथ आपका ये आज का जो हमारा पूरा मैराथन वीडियो है, ये मैराथन वीडियो यहीं पे हो जाती है खत्म, और ये फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाता है यहीं पे फिनिश। 1 शॉट में मैंने ये पूरी वीडियो को बनाई है। बेशक वीडियो बड़ी हुई है, लेकिन अगर अभी तक आप इस वीडियो में जुड़े हुए हो तो आपका दिल से धन्यवाद, और बड़ा मजा आया इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने में। वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बने रहे बिक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।